चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो मिड्स के बाद मेजर न्यूमेरिकल्स है ना, एक हमारे पास एल्यूवियल कैनाल का डिजाइन है बाय लेसिस थ्योरी, ये लेक्चर नंबर 6 है। उसके बाद हमारे पास है लेक्चर 7, नॉन एल्यूवियल कैनाल का डिजाइन। फिर हमारे पास अगला लेक्चर है लाइन कैनाल्स का डिजाइन। और आखिरी लेक्चर हमारे पास है डाइवर्जन हेडवर्क्स का, जिसमें हम वर्टिकल फॉल क्लियर करते हैं। तो ये हमारे पास चार टॉपिक्स हैं पोस्ट मिड्स जिनके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो पहले पहले हम लेसी थ्योरी पे आते हैं। एलुवियल केनाल जो होती है वो एलुवियम पे बनी होती है। उस सॉइल के नीचे एलुवियल होती है। और एलुवियल सॉइल कौन सी होती है जो रिलेटिवली इजीली क्या कहते हैं स्काउर हो जाती है, जिसको कहते हैं रोड करना इजी होता है। अब फॉर इंस्टेंस आपके पास सैंड है तो इट इज एन एलुवियम, ठीक है। जबकि इसके बरक्स अगर कंपैक्टेड क्ले है, कंपैक्टेड लोम है, तो उनमें तो पेनिट्रेशन पानी की इतनी इजीली नहीं होती और उनकी स्काउरिंग में डिफिकल्ट होती है। तो वो वाली सॉइल्स आपके पास जो है उनको नॉन एलुवियम कहते हैं। तो ये जो लेसी थ्योरी और जो आपके पास कैनेडीज थ्योरी है, ये दोनों थ्योरीज एलुवियल कैनाल्स की हैं जो एलुवियम पे होती है, नॉट फॉर नॉन एलुवियल कैनाल्स। तो अब लेसीज का कॉन्सेप्ट क्या था। लेसी कहते हैं कोई भी कैनाल आपके पास कोई भी कैनाल है, उसका क्रॉस सेक्शन तब स्टेबल होगा जब वो ट्रू रेजीम कंडीशन में होगा। ठीक है, कोई भी कैनाल का क्रॉस सेक्शन उस वक्त पीक स्टेबिलिटी पे होगा जब वो आपके पास ट्रू रेजीम कंडीशन में होगा। और ट्रू रेजीम कंडीशन होने के लिए तीन कंडीशन उसने गई थी। एक तो डिस्चार्ज कांस्टेंट हो, जो पीछे से फ्लो रेट है, ठीक है। सिल्ट ग्रेड और सिल्ट चार्ज कांस्टेंट हो। सिल्ट ग्रेड क्या है, पार्टिकल पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन सिल्ट पार्टिकल्स की। अब आप जाहिर है कैनाल रिवर से डाइवर्ट कर रहे हो ना, तो जो रिवर के अंदर सेडिमेंट्स थे वो सारे कैनाल में भी आएंगे, ठीक है। तो जो उनका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन उनकी जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, डिस्चार्ज कांस्टेंट रहना चाहिए, सिल्ट चार्ज कांस्टेंट रहना चाहिए। सिल्ट चार्ज क्या है, कितने पार्टिकल्स हैं आपके पास कैनाल की क्रॉस सेक्शन में। जितना ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा सिल्ट चार्ज होगा, ठीक है। तो सिल्ट चार्ज कांस्टेंट है, सिल्ट ग्रेड कांस्टेंट और डिस्चार्ज कांस्टेंट है। और जो है ना, द चैनल इज फ्लोइंग इन अनलिमिटेड इनकोहेरेंट एलुवियम ऑफ द सेम कैरेक्टर एज दैट ट्रांसपोर्टेड। यानी जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है रिवर से, चैनल के अंदर भी वही एलुवियम होना चाहिए और अनलिमिटेड इनकोहेरेंट होना चाहिए। इनकोहेरेंट एलुवियम क्या होता है, ऐसा एलुवियम जिसको जितना इजीली डिपॉजिट करते हो उतनी ही आसानी से स्काउर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि स्काउरिंग के लिए डिफरेंट एनर्जी चाहिए आपको और डिपॉजिटिंग के लिए लगा चाहिए, ठीक है। तो जितनी आसानी से आप उसको डिपॉजिट कर रहे हो उतनी ही आसानी से भी करना उसकी स्काउरिंग कर रहे हो। तो आपके पास कौन सी कंडीशन है, डिस्चार्ज कांस्टेंट होने चाहिए, सिल्ट ग्रेड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट होना चाहिए, सिल्ट चार्ज कितने पार्टिकल्स हैं वो आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए, और द चैनल इज फ्लोइंग इन अनलिमिटेड इनकोहेरेंट एलुवियम ऑफ द सेम कैरेक्टर एज दैट ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट एलुवियम कर रहा है उसी नेचर का अनलिमिटेड इनकोहेरेंट होना चाहिए, यानी जितनी आसानी से आपने उसको एरोड करवाया है, स्काउट करवाया है, उतनी आसानी से डिपॉजिट हो जाएगा। तो अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो लिसी ने कहा आपका चैनल ट्रू रेजिम कंडीशन में होगा और उसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। लेकिन एक्चुअलिटी में ये बहुत आइडियल है, कभी ऐसा होता नहीं है। तो हमारे पास इसलिए, अच्छा लिसी ने कहा था अगर ट्रू रेजिम कंडीशन है तो आपके पास जो डिजाइन होगा वो सेमी एलिप्टिकल होगा। हमने जब तक डिजाइन के बहुत ट्रेपेजॉइडल किया ना, चैनल का डिजाइन या ट्राइंगुलर। लेकिन ट्रू रिजिम कंडीशन के अंदर सेमी इलिप्टिकल डिजाइन होता है। लेकिन चूंकि ट्रू रिजिम कंडीशन कभी चीज हो नहीं सकती, तो इसलिए सेमी इलिप्टिकल डिजाइन नहीं होता और हम ट्रेपेजॉइडल डिजाइन ही करते हैं। तो ये हमारे पास था इसका इंट्रोडक्शन, इसकी थ्योरी का, इसको कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। तो बाकी पढ़ लेना। अब हमारे पास, अच्छा दूसरा ये लिखा है आपको परमानेंट रिजीम, यानी लेसी की थ्योरी ना लाइन कैनाल्स के लिए नहीं वैलिड। वो तो हमें वैसे पता है एलुवियल कैनाल्स के लिए, लाइन के लिए नहीं वैलिड, क्योंकि लाइन कैनाल्स के लिए आपके पास पोटेंशियल नहीं होता वाइडनिंग का। तो आगे हम आ जाते हैं लेसी रिजीम चैनल डिजाइन के फॉर्मूला है। अच्छा, अब लेसी थ्योरी का ये फायदा है इसका, आपको सिर्फ तीन इनपुट पैरामीटर चाहिए होते हैं। एक डिस्चार्ज, एक सेल्फ फैक्टर और साइड स्लोप, तो आपकी मर्जी होती है ना, तो कह लो दो दो इनपुट चाहिए होते हैं। और आपको ये डायमेंशन भी दे देता है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप भी दे देता है। तो इसके स्टेप्स क्या हैं, पहले पहले सेल्फ फैक्टर निकालना है। अमूमन सेल्फ फैक्टर गिवन होता है, लेकिन अगर नहीं गिवन तो सेल्फ फैक्टर निकालने का ये फॉर्मूला है 1.76 स्क्वायर रूट एम डी। एम डी यहाँ पे क्या है, मेन डायमीटर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। जो सॉलिड पार्टिकल्स आपके पास आपके फ्लो में होंगे उनका मेन डायमीटर। तो अमूमन गिवन होता है, अगर नहीं गिवन तो एम डी गिवन होगा, आपने इस फॉर्मूले से सेल्फ फैक्टर निकालना है। अगले स्टेप के अंदर आपने वेलोसिटी निकालनी है। अब ये फॉर्मूला है जो है ना, इनकी एक्सटेंसिव डेरिवेशंस हैं, ठीक है, जो हमारा कंसर्न नहीं है, तो हम सिर्फ फॉर्मूले की बात करेंगे। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2x स्क्वायर ओवर 140 की पावर 1/6, ठीक है। इस फॉर्मूले से आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, एरिया आपके पास फ्लो रेट ओवर वेलोसिटी से आ जाएगा। और पेरीमीटर की बड़ी अच्छी इक्वेशन डेवलप की थी, जो आगे कई जगह यूज होगी, ठीक है। तो ये भी सेंसिबली इसको डिराइव किया गया है। तो 4.75 स्क्वायर रूट क्यूब। तो आप जब स्टेप 4 तक पहुंचोगे आपके पास एरिया भी आ जाएगा, आपके पास पेरीमीटर भी आ जाएगा। फिर आपने इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए क्या कैलकुलेट करना है, डायमीटर डायमीटर कह रहा हूँ, डेप्थ अपनी कैनाल की, और उसकी विड्थ फाइंड करनी है इन फॉर्मूला के थ्रू।
अच्छा, अब आपने देखो एरिया पेरीमीटर, एक आपके पास डेप्थ आएगी, एक विड्थ आएगी, ठीक है। तो उस डेप्थ और विड्थ से आप दोबारा ए और पी निकालोगे, उनकी रेशियो लोगे, आपके पास एक हाइड्रोलिक रेडियस आएगा। फिर आपने शुरू में वेलोसिटी निकाली थी, इस वेलोसिटी को इस फॉर्मूले में प्लग इन करोगे, आपके पास एक और हाइड्रोलिक रेडियस आएगा। अगर तो आपकी वैल्यू सेम आ रही है, दोनों हाइड्रोलिक रेडियस की, तो इसका मतलब है आपने कैलकुलेशन सही किए, कोई आपके पास एरर नहीं आया, ठीक है। और जब आप विड्थ भी फाइंड कर लोगे, आप डेप्थ भी फाइंड कर लोगे, तो आपने इन दी एंड स्लोप फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। A channel section has to be designed for the following data: discharge is equal to 30 cubics, fill factor is equal to 1, side slope is 0.5:1, find also the longitudinal slope। ठीक है। अब fill factor उन्होंने हमें दे दिया है 1, तो हमें इस फॉर्मूले से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? q f square over 140 की पावर 1/6। डिस्चार्ज हमें गिवन 30 क्यूबिक से, ठीक है। और हमारे पास बाकी सारे पैरामीटर्स दोनों हैं, हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। वेलोसिटी आपके पास आ गई है, डिस्चार्ज गिवन है, तो आप एरिया फाइंड कर सकते हैं क्यू इक्वल टू एबी को रीअरेंज करके। हमारे पास कितना एरिया आ गया? 38.8 स्क्वायर मीटर्स आ गया। इस फॉर्मूले से हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। हमारे पास पेरीमीटर कितना आ गया? 4.75 अंडर रूट डिस्चार्ज जो कि 30 क्यूबिक से, 26 मीटर्स आपके पास पेरीमीटर आ गया। अब नाउ यू हैव द पेरीमीटर एंड द एरिया। तो इन पेरीमीटर एरिया को आपने इन इक्वेशंस में इस्तेमाल करना है, ठीक है। और यहाँ से आपके पास क्या क्या आ जाएगा? विड्थ और डेप्थ आ जाएगी। तो ए और पी को प्लग किया, सारी वैल्यूज डाली, 1.67 मीटर डेप्थ आ गई, ठीक है। अगली इक्वेशन क्या थी? ये वाली। तो इसमें आपने डेप्थ की जगह 1.67 डाला, तो आपने क्या कर रहे हैं, दोबारा इसको सॉल्व किया, 22.26 मीटर आ गए। बाकी सब डेप्थ भी आ गई है हमारे पास, विड्थ भी आ गई है। अब हमने हाइड्रोलिक रेडियस दो फॉर्मूला से चेक करना है, ठीक है। एक तो हमने जो अपनी डेप्थ और विड्थ निकाली है, उसको हम सिंपली वेट एरिया और वेट पेरीमीटर में रिप्लेस करेंगे, और देखेंगे कितना हमारे पास हाइड्रोलिक रेडियस आ रहा है, जो कि 1.49 मीटर आ रहा है। दूसरा हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूला लेसी ने दिया था, 5/2 वी स्क्वायर ओवर एफ। 5/2 वी स्क्वायर ओवर एफ, ये वी हमने यहाँ पे निकाला था 0.773, और एफ की वैल्यू हमें गिवन थी ये 1। तो आपके पास एक और हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 1.49 मीटर। अब दोनों चूंकि हमारे इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है हमने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं की, तो ये कैलकुलेशन चेक होता है सिंपली। तो यूं हमारे पास हाइड्रोलिक रेडियस दोनों आ गए और वो इक्वल आ गए, इस तरह कैलकुलेशन सही है हमारी। अगली स्टेप में लॉन्गिट्यूडल स्लोप निकालनी है, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एफ की पावर 5/3 क्यू की पावर 1/6। तो डिस्चार्ज भी पता है, सेल फैक्टर भी पता है, आपके पास सिंपली स्लोप आ गई। तो अब हमने अपनी हमारा कैनाल डिजाइन कंप्लीट हो गया। 22.26 मीटर्स विड्थ है ये, और 1.67 मीटर्स डेप्थ है ये, और हमने उसकी स्लोप भी फाइंड कर ली, ठीक है। ऐसे एक और चीज बता दूं, ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, बी डी प्लस बी स्क्वायर बाई 2 और बी प्लस डी बार स्क्वायर रूट 5, आई बिलीव ये ना उस वक्त वैलिड होता है जब आपके पास जो स्लोप है ना वो 0.5:1 है। अगर 0.5:1 नहीं है, तो इसके अंदर हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी फॉर्मूले में। और वो कैसे करेंगे? जो हमने कैनेडीज थ्योरी के अंदर जनरल फॉर्म पढ़ी थी ना फॉर्मूला की, तो उस जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंगली हमें इन्हें मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद है सर हमें डिस्चार्ज और वो दे देंगे, सेल फैक्टर। स्लोप हमारी चॉइस होगी, तो अगर हमारी चॉइस है तो ये वैल्यू लेनी है, ताकि फॉर्मूला मॉडिफाई ना करना पड़े। ये वाले जो है आपके पास, ये वाला तो फॉर्मूला है ना, थोड़ा सा हमको वेरी करना पड़ेगा। कैनेडी थ्योरी के अंदर जनरल फॉर्मूला थे, उसके अंदर स्लोप वैल्यू डाल। तो ये हमारे पास हो गया है, क्या कहते हैं अपना, लेसी थ्योरी के थ्रू कैनाल डिजाइन। उसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। मुरसलीन भाई, इसमें ये जो बी और ए और पी जो है, उसके बाद जो डी है ये फॉर्मूला शीट में नहीं गिवन ना। पी क्या नहीं है हमारे पास? डी जो है, डी इज इक्वल टू पी माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 6.99, जो ये है, ये तो फॉर्मूला शीट में नहीं गिवन। ये नहीं है मैंने। नहीं, ये नहीं गिवन। हाँ, तो फिर या तो फिर स्लोप चेंज कर सकते हैं, वो वैलिड ही हाँ, ना हो, या फिर ये खुद याद करना होगा हमें। ये इससे ऊपर वाले जो दो बातें आपने बताई, ए इज इक्वल टू बी डी प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसका ओरिजिनल फॉर्मूला आपने कौन सा बताया, कौन से में मॉडिफिकेशन करनी है? यार वो कैनेडीज थ्योरी के अंदर है, रुको एक मिनट, मैं जरा वो आप लोगों को दिखाता हूँ।
कैनेडी वाला लेक्चर है, इसमें मुझे याद है कहीं का फॉर्मूला, ये देखो ये बी डी प्लस जी डी स्क्र। अब देखो जी की वैल्यू हमारे पास 0.5 है ना, 1/2, तो बी डी प्लस डी स्क्र बाई टू। और हमारे पास क्या फॉर्मूला है इधर, बी डी प्लस डी स्क्र बाई टू। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, पेरीमीटर का है तो बी डी प्लस टू डी अंडर रूट जी स्क्र प्लस वन। तो जी की वैल्यू हमारे पास इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। कौन सी है, ये वाली। तो आई बिलीव आपको ये फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ये जनरल फॉर्मूला है एक ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए। कैलकुलेट द पेरीमीटर एंड एरिया फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। जी जी तो ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया। 0.5 डाला ना, देखो बी प्लस डी अंडर रूट फाइव आ गया। और हमारे पास यहाँ पे भी देखो ये फॉर्मूला बी प्लस डी अंडर रूट फाइव। और जो थर्ड वाला है वो या इसे डिराइव करना होगा या इसको याद करना हाँ होगा, वो वो क्योंकि वो डिराइव करना, डिराइव। क्योंकि वो गिवन भी नहीं है। ठीक हो गया, थैंक यू। मुरसलीन, वैसे ये अगर ये ट्राई भी दोनों कर आर लेना। इक्वल ना आए, क्या हुआ, अगर ये दोनों क्या आर हुआ। इक्वल ना आए फिर? तो इसका मतलब है कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक थी, ये इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि देखो इसी वेलोसिटी जो इनपुट वेलोसिटी थी शुरू से मैंने निकाली थी, इसी की बेसिस पे ये बी और डी आया ना। और बी और डी से ये वाला निकल रहा है। तो अगर आपने क्या कहते हैं बीच में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो आप ये इक्वल नहीं आएंगे। तो ये अच्छी बात है, ये आपको चेक मिल जाएगा कि आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे, इक्वल आने चाहिए हर हाल में। अगर नहीं आए तो कैलकुलेशन दोबारा चेक करो तुम। ठीक है। ठीक है। अच्छा अब इसका अगला सवाल क्या है, उसके अंदर आपके पास सेल्फ फैक्टर है, साइड स्लोप है, और उन्होंने डिस्चार्ज की जगह हमें लॉन्गिट्यूडल स्लोप दे दिया है। तो इसमें सिंपल क्या करो, लॉन्गिट्यूडल स्लोप पता है आपको, ठीक है, आखिरी जो स्टेप था हमारा, लॉन्गिट्यूडल स्लोप की वैल्यू दी हुई है उन्होंने, एफ की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से क्यू फाइंड कर लो और फिर दोबारा पूरा सवाल यहाँ से सॉल्व करो। ठीक है, सिंपल से। अब उसमें इन्होंने ना कंफ्यूज करने के लिए लॉन्गिट्यूडल स्लोप दे दी है, या जैसे फील्ड में होगा डाटा, और आपने क्या कहते हैं वो फुल सप्लाई डिस्चार्ज भी फाइंड करना है। तो मेरा जितना ख्याल है एफ पता है, एस पता है, रीअरेंज करोगे क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ गई तो आइडेंटिकल क्वेश्चन बन जाएगा, दोबारा सॉल्व करो पूरा। ठीक हो गया। तो ये हमारी एलुवियल कैनाल्स का डिजाइन कंप्लीट। कैनेडीज थ्योरी हमने मिड से पहले किया था, और ये लेसीज थ्योरी हमने मिड्स के बाद किया था। तो लेसी रेजिम थ्योरी में कोई अगर क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लो, फिर आगे शुरू करें वरना फिलहाल नो क्वेश्चन, समझ आ गई। ठीक। गुड हो गया। अच्छा अब अगला हमारे पास है नॉन एलुवियल कैनाल, जिसमें मैंने बताया था कंपैक्टेड क्ले हो गई या लोम हो गई। ठीक है, अब इसके डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए इसकी डिजाइन की प्रोसेस भी डिफरेंट है हमारे पास। यार ये डायग्राम मैंने वैसे भी देखी नहीं है तो, लेकिन ये आपके पास ना लेसिस थ्योरी कैनेडिस थ्योरी को ऑटोमेट कर देती है। ऑटोमेट इन द सेंस कि आप इसी से फाइंड कर सकते हो। अब जैसे आपके पास देखो ये वाला अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास है सेल फैक्टर, ठीक है, इधर डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज और सेल फैक्टर हमारे पास इनपुट होते हैं ना उसके अंदर, लेसिस थ्योरी के अंदर। तो यहाँ से डिस्चार्ज से अगेंस्ट हम सेल फैक्टर पे आ जाएंगे, और उस साइड पे हमारे पास स्लोप आ जाएगी। तो फाइंड करने देना फिर स्टेप के अंदर। तो इस वाले से मेरा ख्याल है स्लोप आ जाएगी, और डायमेंशंस के लिए ये वाली है बेड विड्थ और डेप्थ, यहाँ से आ जाएगी। यहाँ से कैसे आएगी, ये देखो ये डिस्चार्ज की वैल्यू इस तरह की मैंने, ठीक है, स्टिल फैक्टर की वैल्यू आपके पास ये गिवन है, यहाँ से एक पॉइंट लोकेट हो जाएगा, तो मेरा जितना ख्याल है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक इधर ड्रॉ करेंगे, तो डेप्थ और विड्थ आ जाएगी। वैसे जो मैंने एग्जाम्पल किया ना उसे वेरीफाई भी हम कर सकते हैं, वो ट्राई कर लेना कि इससे आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आने से चाहिए टेक्निक। ठीक है, तो ये एक तरह से उन्होंने ग्राफिकल अप्रोच दी है लेसिस थ्योरी की, कैसे आप एक ग्राफ के थ्रू डेप्थ और विड्थ फाइंड कर सकते हो अगर आपके पास डिस्चार्ज और सिल फैक्टर है। और डिस्चार्ज और सिल फैक्टर है तो आपके पास आप स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हो और डिस्चार्ज कैसे फाइंड कर सकते हो। अच्छा इसमें क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने साइड स्लोप का जिक्र नहीं किया हुआ, तो फिर ये मेरा ख्याल है एक पर्टिकुलर साइड स्लोप के लिए ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि साइड स्लोप भी तो हमारा इनपुट होता है ना। अब यहाँ पे नहीं मेंशन, लेकिन मेरा जितना ख्याल है ये किसी एक साइड स्लोप के लिए होगा, क्योंकि कैसे हो सकता है कि डिफरेंट साइड स्लोप के लिए ये चेंज ना हो। तो चेक करना पड़ेगा कितना है इसका। बाकी ये भी देख लेना, यहाँ पे ये डिस्चार्ज की रेंजेस भी लिखी है, 0.1 to 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी ये सिंपल ये, इनको आपने जो एग्जांपल सॉल्व की हुई है ना कैनेडी जो लेसी से, सिर्फ उससे एक बार वेरीफाई करना है। ठीक है, और पता कर लेना है कि कौन सा किस स्लोप के लिए है, जैसे इसके अंदर ना मैनिंग्स कोफिशिएंट क्या है, तो सारी चीजें वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि अगर ये गिवन है आपको तो आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो इससे, तो जाना नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन के अंदर। अच्छा अब नॉन एल्यूबियल केनाल जो है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं दो अप्रोचेस से। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज होती हैं डिपेंडिंग ऑन डेटा कौन सा है। एक हम मैनिंग्स फार्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा हम इसको चेजिस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, जिसको बेजिस इक्वेशन भी कहते हैं।
ठीक है, चेसिस कोफिशिएंट डिराइव फ्रॉम बेसिस इक्वेशन। तो आपके पास बेसिस या चेसिस का अगर मेंशन होगा क्वेश्चन के अंदर तो आपने इसे प्रोसेस सॉल्व करना है, वरना आपने मैनिंग्स फॉर्मूला से सॉल्व करना है। वो डाटा की अवेलेबिलिटी से पता चल जाता है आपको। अगर मैनिंग्स कोफिशिएंट गिवन है n की वैल्यू तो डेफिनेटली आपने इस पे आना है, वरना आपने अगर आपके पास इनविजिबल पैरामीटर गिवन है, k की वैल्यू गिवन है, तो आपने क्या कहते हैं चेसिस इक्वेशन पे आना है। तो बाकी तो इसकी ये डिजाइन जो हम करने हैं उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, जिन्हीं को हम एग्जांपल से समझते हैं। मुझसे डिजाइन बताओ, चैनल एक नॉन छोटा सा क्वेश्चन था। ये हाँ जो जी। पीछे ग्राफ्स ग्राफ्स वगैरह थे, ये इसका और कोई काम नहीं है? मतलब वो जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको हम सिंपल ये ग्राफ से भी कर सकते हैं, सिर्फ ये काम है? मतलब ये किसी क्वेश्चन में तो यूज नहीं हो रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही। अ, मैं ये पूछ रहा था। हेलो। हाँ भाई आवाज, हाँ जी फ्रेंड क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ ये जो पीछे ग्राफ्स थे ना, हाँ इसका तो हाँ। और कोई काम नहीं है कि मतलब हम सिर्फ इसे आंसर वेरीफाई कर सकते हैं ना? मतलब क्वेश्चन के बीच में तो ये यूज नहीं हो रहा। नहीं 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 नहीं, इससे आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन के बीच में यूज नहीं हो रहा। सही है, सही, ठीक। ओके। ठीक है। थैंक यू। वही नहीं गिवन है। अच्छा क्या हुआ है? नहीं नहीं वही गिवन नहीं। हो सकता है अगर क्वेश्चन आ गया फिर पेपर में गिवन हो, वैसे तो नहीं, फॉर्मूला शीट में तो नहीं। अच्छा, हमारा ऑब्जेक्टिव किनारे डिजाइन में हर जगह सेम है। हमने इस तरीके से चैनल डिजाइन करना है कि ना स्काउरिंग हो ना सिल्टिंग हो। ठीक है, सिल्टिंग हो जाएगी तो डेप्थ कम हो जाएगी, आपके पास क्या कहते हैं आपकी डायमेंशंस कम हो जाएंगी, कैपेसिटी कम हो जाएगी, और स्काउरिंग होगी तो उसके अपने मिसाइल है। तो यानी हमारा ऑब्जेक्टिव हर जगह सेम है, वी विल नाइदर परमिट स्काउरिंग नॉट सिल्टिंग। ठीक है, तो इसमें हमें मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी सेट करनी होती है, और वही हम अपने डिजाइन के थ्रू फाइंड करते हैं। अब डिजाइन चैनल फॉर क्यूब इक्वल टू 45 क्यूबिक नॉन एल्यूवियल सॉइल। अब देखो नॉन एल्यूवियल सॉइल ने मेंशन कर दिया। अब सर ये भी चालाकी कर सकते हैं कि आपको ये नॉन लिविंग सॉइल मेंशन ना करें, लेकिन ये बता दें कि सॉइल है कौन सी। अब वो फॉर इंस्टेंस कह दें हमें कि ये देखो जैसे बोल्डर एंड रॉक्स हैं, तो आपने समझ जाना है अगर बोल्डर एंड रॉक्स हैं तो ये एलुवियम नहीं है, ये नॉन एलुवियम है। नॉन एलुवियम के तौर पर डिजाइन करना है। अब मुझे नहीं पता कि ये कितनी वैलिड है, लोम क्ले मूरम, क्योंकि हर जगह डिफरेंट होता है। तो कोई कहता है कि लोम आपके पास एलुवियल में होता है, कोई कहता है सैंडी लोम एलुवियल में होता है। तो यानी बोल्डर एंड रॉक्स अगर आ गए ना, ये तो कंफर्म है कि आपके पास ये नॉन एलुवियम ही होगा। और अगर कंपैक्टेड क्ले है वो भी नॉन एलुवियम होगी। बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स पे चेक करना पड़ेगा कि वो किस कैटेगरी में आती है। मोस्ट प्रॉब्ली शायद दे देंगे, बता देंगे हमें कौन सी नेचर है सॉइल की, लेकिन अगर ना हुआ तो एक बैक एंड पे आपको होना चाहिए कि कौन सी सॉइल एलुवियम है, कौन सी नॉन एलुवियम है। ठीक है, design a channel for q is equal to 45 cubic in non-alluvial soil having maximum permissible velocity of 0.9 मीटर पर सेकंड। अच्छा एक और चीज भी याद कर लो, इससे आसानी होगी। हर तरह के सवाल में ना कौन कौन से इनपुट्स होते हैं वो याद कर लो। अब जैसे आपके पास अगर सवाल में डिस्चार्ज गिवन है, मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी गिवन है, लॉन्गिट्यूडल स्लोप गिवन है, और मैनिंग्स कोएफिशिएंट गिवन है, तो आप समझ जाओ कि ये किस चीज का सवाल है। ये नॉन एलुवियल सॉइल का सवाल है बाई मैनिंग्स इक्वेशन। ये सिर्फ एक जुगाड़ है, वैसे तो बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, बाजू का वैल्यूज नहीं गिवन होती लेकिन टेबल से आपने निकालनी होती है, लेकिन उससे एक अच्छा आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास q इक्वल टू 45 क्यूबिक्स, वेलोसिटी कितनी है परमिसिबल 0.9 मीटर पर सेकंड, लॉन्गिट्यूडल स्लोप कितनी है 1 in 4000, मैनिंग्स कोएफिशिएंट कितना है 0.025। अब यहाँ पे नहीं है तो हम इस पे बुक मैंने खोला हुआ है एग्जांपल 14.17, तो कहते हैं हम 13.17 ये। ठीक है, डिजाइन है चैनल फॉर q इक्वल टू 45। ठीक है भाई सवाल है। अब उसके स्टेप्स हमारे पास क्या थे? पहले स्टेप में आपने आपको डिस्चार्ज गिवन है, मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी गिवन है। जब ये दोनों आपके पास वैल्यूज अवेलेबल हैं आप इजीली एरिया फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आपने एरिया फाइंड कर लिया, ए इज इक्वल टू क्यू ओवर वी से हमारे पास एरिया आ गया, कितना आ गया 50 मीटर स्क्वायर आ गया। अब अगले स्टेप के अंदर आपने मैनिंग्स इक्वेशन को रीअरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोलिक रेडियस। ठीक है, तो मैनिंग्स इक्वेशन को हमने इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोलिक रेडियस अरेंज किया तो ये फॉर्म बन गया हमारे पास। तो इसके अंदर हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है कितनी थी 0.9 थी, एन हमारे पास कितना है ये 0.025 है, एस की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4000। तो आपके पास हाइड्रोलिक रेडियस आ गया। अब हाइड्रोलिक रेडियस भी आ गया आपके पास। ठीक है, आपके पास वेट एरिया भी आ गई, ये वेटेड एरिया है, वेटेड एरिया वेट पेरीमीटर नहीं पड़ता वो वाला है। ठीक है, वेटेड एरिया, ये वेटेड एरिया भी आपके पास है। अब हाइड्रोलिक रेडियस भी है तो आपके पास वेटेड पेरीमीटर आ जाएगा। अब वेटेड पेरीमीटर कितना है 29.45 मीटर। सिंपली इनको डिवाइड कर दिया, तो पहले 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए और हमने क्या अचीव किया, हमने वेट पेरीमीटर फाइंड कर लिया और वेट एरिया फाइंड कर लिया। अब हमारे पास इक्वेशंस गिवन है किसकी, फॉर अ ट्रेपेजॉइडल चैनल विद साइड स्लोप्स r/1 the area of cross section A
and wetted perimeter P are given by the following expressions. तो एरिया का क्या फॉर्मूला है? B plus RD over D. R क्या है आपके पास? स्लोप है, 0.5:1 है तो R की वैल्यू 0.5 होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें स्लोप कितनी गिवन है? हमें स्लोप हमने खुद अज्यूम करनी है, हम 1:1 अज्यूम करें, ठीक है। तो R की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया। तो A इज इक्वल टू B प्लस D मल्टीप्लाई बाय D, और एरिया किसके इक्वल था? 50 इक्वल था, इज इक्वल टू 50। इसी तरह हमारे पास पेरीमीटर को क्या फॉर्मूला है? B इज इक्वल टू वही फॉर्मूले जो हमने पहले भी देखे थे, B प्लस 2D और स्क्वायर रूट 1 प्लस R स्क्वायर, ठीक हो गया जी। तो आपने यहाँ पे R की वैल्यू डाल दी तो वो 2 बन जाएगा, और ये किसके इक्वल है? 29.45 के इक्वल है। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है इसमें D का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे आपके पास सिंपल D होगा। तो आपने क्या कहते हैं, B की वैल्यू ना इक्वेशन B से A में सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पे B को आइसोलेट करोगे, उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इस तरह की। उसको आपने सॉल्व करना है, और आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी? डेप्थ की आ जाएगी। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके दो रूट्स होंगे, तो एक वैल्यू बाज़ काफी बड़ी होती है, तो आपको अंदाजा भी लगाना है ना कि आप एक कैनाल डिजाइन करें, अब यहाँ पे फॉर 15 मीटर डेप्थ आ रही है, और 15 मीटर की तो कैनाल नहीं हो सकती ना इतनी डीप। तो खुद सेंस चेक भी लगाना है आपने कि कौन सी वैल्यू रीजनेबल है। दूसरा बाज़ अगर आप दूसरी वैल्यू लोगे ना जो गलत है, तो उससे आपके पास कोई ना कोई चीज पीछे वायलेट हो जाएगी, ठीक है। तो यानी आप रीजनेबली एस्टिमेट कर सकते हो कि कौन सा रूट सही है। तो डेप्थ की रेंजेस यही होती हैं, 1.93, 2.5, बहुत ज्यादा नहीं होती। तो आपके पास कितनी डेप्थ आ गई? 1.93 मीटर्स आ गई। तो हमने क्या कहते हैं, इस इक्वेशन के थ्रू, ये जो हमारे पास है, या इसके थ्रू, जिसके थ्रू मर्जी, आपने फिर डी फाइंड कर लिया, बी को सब्स्टिट्यूट करके। तो ये हमारे पास एक नॉन एलुवियल सॉइल का डिजाइन कंप्लीट हो गया वाया मैनिंग्स इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप में आपने एरिया फाइंड किया, सेकंड स्टेप में आपने हाइड्रोलिक रेडियस फाइंड किया, एरिया पे आ गया, हाइड्रोलिक रेडियस पे आ गया। थर्ड स्टेप में आपने वेटेड पेरीमीटर फाइंड कर लिया। अब आपके पास एरिया पेरीमीटर की वैल्यूज भी गिवन है, एरिया पेरीमीटर के आपके पास इक्वेशंस भी गिवन है, इक्वेशंस को वैल्यूज से आपने एसोसिएट कर दिया, साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई, इनको आपने सब्स्टिट्यूट साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, आपके पास विड्थ और डेप्थ आ गई। तो ये हमारे पास डिजाइन कंप्लीट है एक नॉन एलुवियल सॉइल के अंदर चैनल का थ्रू मैनिंग्स इक्वेशन। अगला हमारे पास तरीका कौन सा है? बेजन्स फॉर्मूला। यूजिंग बेजन्स फॉर्मूला, design a non-alluvial channel carrying discharge of 15 cubics with a mean velocity of 0.75 meters per second. The channel has bottom width as 5 times the depth, ठीक है, and has side slopes of 1:1. Assume Bessel's coefficient P is equal to 1.3. अब पहले पहले आपने A is equal to Q over V से एरिया फाइंड कर लिया, आपने A is equal to B plus D की पावर, ये वाला फॉर्मूला दिया, A is equal to B plus D मल्टीप्लाई बाय D। एरिया आपके पास है पड़ा, और उन्होंने हमें कहा हुआ है कि जो लिखा हुआ है बॉटम विड्थ एज 5 टाइम्स द डेप्थ, यानी b इज इक्वल टू 5d। हमने साइड से देखो 1:1 गिवन है, तो इसलिए b प्लस d इंटू d फॉर्मूला वैलिड है यहाँ पे। अब आपके पास b इज इक्वल टू 5 टाइम्स d है, तो यहाँ पे b की जगह 5 टाइम्स d डाल दिया। 20 वैल्यू कहाँ से आई? q ओवर v से आ गई, तो आपके पास 20 इज इक्वल टू 6d स्क्वायर बन गया। यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ गई 1.83 मीटर्स। डेप्थ आ गई, विड्थ इन्होंने कितनी दी हुई थी? 5 टाइम्स द डेप्थ, तो हमारे पास 9.13 मीटर्स, 5 टाइम्स द डेप्थ आ गई। तो हमारे पास कैनाल के डायमेंशन आ गए हैं। अब अगले स्टेप में क्या करना है आपने? अगले स्टेप में आपने वेटेड पेरीमीटर फाइंड करना है। वेटेड पेरीमीटर हमारे पास क्या फॉर्मूला उसका होता है? बी प्लस 2D स्क्वायर रूट ऑफ 2। आपने बी भी फाइंड कर लिया, आपने डी भी फाइंड कर लिया, आपके पास वेटेड पेरीमीटर आ गया। एरिया आपने शुरू में फाइंड कर लिया था, इन दोनों की रेशियो ले ली, आपके पास हाइड्रोलिक रेडियस आ गया, ठीक है। उसके बाद अगला मेन फॉर्मूला है कटर्स चेसिस फॉर्मूला है, 87 डिवाइड बाय 1 प्लस के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर। अब के की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी है? 1.3 है। हमने अभी तक जितनी भी काविश की थी उसमें हमने आर फाइंड कर लिया, तो आर हम यहाँ से प्लग कर देंगे, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 41.44, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है ना ये वाली बेसिल्स की, इसमें दो मेन चेसिस जो है, दो मेन फॉर्मूले हैं, ये और ये। अल्टीमेटली हमें ये फॉर्मूला चाहिए स्लोप के लिए, ठीक है, और इसके लिए हमें सी चाहिए और आर चाहिए, और सी के लिए भी आर चाहिए। तो पहले पहले हम आर फाइंड करेंगे, के गिवन होगा, वहां से सी आ जाएगा, सी भी गिवन है, आर भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, वहां से हम लॉन्गिट्यूडल स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सी की वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन को आपने रीअरेंज किया इन टर्म्स ऑफ एस, सारी चीजें आपने सब्स्टिट्यूट की, और आपके पास अल्टीमेटली स्लोप आ गई 1/4270। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, चैनल डायमेंशन आ गए हैं, सही हो गया। अब देखो आपके पास जो मैनिंग्स इक्वेशन थी उसमें आपके पास बेड स्लोप गिवन होनी चाहिए आपको टू प्रोसीड, जबकि हमने बेसिल्स के थ्रू फाइंड किया है। देन अगेन आपको पता होना चाहिए डेटा किस नेचर का है, फिर आपको हेल्प होगी इससे कि कौन सा तरीका लगाना है, ठीक हो गया। तो यूं हमने
बेजिंस फॉर्मूला से भी एक कैनाल का डिजाइन कर दिया है। चेजिस से भी हो गया, बेजिन से भी हो गया। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछो। नॉन ल्यूविल का डिजाइन हमारा कंप्लीट है विद बेजिंस, विद चेजिस और एंड विद दूसरी जो थी हमारे पास बैनिंग्स। तो ये नॉन ल्यूविल कैनाल का डिजाइन है। जी मुरसलीम भाई, नो क्वेश्चन, आगे बढ़े। तो सेट है, चलो अगला हमारे पास है। अब देखो हमने एलुविल कैनाल का डिजाइन भी कर लिया, नॉन एलुविल कैनाल का भी डिजाइन कर लिया। अब अगला हम करेंगे एक लाइंड कैनाल का डिजाइन। लाइंड कैनाल क्या होता है, जिसमें आप लाइनिंग कर दो ताकि आपके पास सीपेज लॉसेस खत्म हो जाएंगे, मिनिमल हो जाए। और लाइनिंग आप कैसे कर सकते हो, आप देखो कंक्रीट की भी कर सकते हो, आप ब्रिक वर्क की भी कर सकते हो। तो डिफरेंट मटेरियल्स जिनके थ्रू आप लाइनिंग कर सकते हो। तो लाइन कैनाल्स के अंदर डेफिनेटली जब आपके पास कवरिंग का खतरा काफी कम है तो आप ज्यादा वेलोसिटी रख सकते हो। ज्यादा वेलोसिटी रखोगे तो सेम एरिया का आपके पास डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। अगर डिस्चार्ज कांस्टेंट रखना तो आपका एरिया कम हो जाएगा, खतरा कम आएगा। तो लाइन कैनाल्स में ये फायदा है आपके पास, ठीक है। लेकिन इसकी ऑब्वियसली अपफ्रंट कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। तो आपके पास जो लाइन कैनाल डिजाइन है ना, इसमें या हम ट्रेपेजॉइडल कैनाल डिजाइन करेंगे या ट्रायंगुलर कैनाल डिजाइन करेंगे। वो डिपेंडेंट किस चीज पे होगा, आपके पास फ्लो रेट कितना है। अगर तो फ्लो रेट आपके पास 86 क्यूबिक से कम है तो ट्रायंगुलर होगा, ठीक है। और अगर 86 क्यूबिक से ज्यादा है तो ट्रेपेजॉइडल होगा। अब ये कोई ना पूछेगा 86 क्यूबिक होगा तो क्या होगा, तो वो अपनी जजमेंट आप लोगों की, ठीक है। और वैसे भी ट्रेपेजॉइडल ज्यादा स्टेबल होता है तो बेसिक ट्रेपेजॉइडल कर लेना। देन अगेन मैं इस चीज को नहीं सपोर्ट कर रहा, ठीक है। तो अगर लेस देन 86 है तो ट्रायंगुलर, ग्रेटर देन 86 है तो ट्रेपेजॉइडल। और आपके पास देखो ये वो बताइए आपके पास अप्रोक्सीमेट शेप्स कैसी होंगी। सर्कुलर विद ट्रेपेजॉइड। आपको पता है ना कि यहाँ पर शॉर्प कॉर्नर्स जो होते हैं यहाँ पर एफिशिएंसी कम होती है, ठीक है। तो सर्कुलैरिटी जो होती है ना वो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बढ़ा देती है आपके पास। तो यहाँ पे प्योर ट्रेपेजॉइड की जगह हमने एंड पे देखो यहाँ पे कॉर्नर्स दी, सॉरी कॉर्नर्स की जगह हमने यहाँ पे कर्व दे दिया है। और इसको भी हम एज ए सर्कल ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो लाइन कैनाल के अंदर हम इस तरह चलेंगे। अब लाइन कैनाल के अंदर तो यहाँ पे ये आधा अधूरा सवाल है और यहाँ पे क्या कहते हैं है ही नहीं, तो इसको हम बुक से ही करेंगे लाइन कैनाल के अंदर भी। ये डिजाइन इसमें इन्होंने पहले बता दिया अपने ट्रेपेजोइडल शेप कंक्रीट लाइन चैनल डिजाइन करने हैं। लेकिन हमें कैसे पता है कि ये ट्रेपेजोइडल ही होना है इसने। हमने क्या यहाँ पे कंडीशन पढ़ी है, 86 क्यूबिक से ज्यादा है तो ट्रेपेजोइडल होगा। और यहाँ पे कितना गिवन है 100 क्यूबिक्स, तो डेफिनेटली ट्रेपेजोइडल होगा, ठीक है। अब इसमें आप उन्होंने आपको लॉन्गिट्यूडल स्लोप दी हुई है 25 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। साइड स्लोप्स दी हुई है आपको, ठीक है। बस बेनिंग्स कोफिशिएंट है आपके पास, लिमिटिंग वेलोसिटी है यानी मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी। और उन्होंने बताया है कि आपने एक लाइन कैनाल डिजाइन करनी है। तब हमने इसमें कैसे प्रोसीड करना है, पहले पहले आपने क्या करना है, आपने मैनिंग्स इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अब मैनिंग्स इक्वेशन इस्तेमाल करके आपने फाइंड क्या करना है, आपने मैनिंग्स इक्वेशन के थ्रू हाइड्रोलिक रेडियस फाइंड करना है। अब उसके लिए हमारे पास v की वैल्यू भी गिवन है कितनी है 1.5 मीटर पर सेकंड। हमारे पास स्लोप की वैल्यू भी गिवन है कितनी 25 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। ये जो एस वाले है ना कैपिटल स्लोप, ठीक है, जो इस मैनिंग फॉर्मूले में है, ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होती है, ठीक है। ये साइड स्लोप नहीं होती, तो कंफ्यूज नहीं करना, ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है। एन भी आपको गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप भी गिवन है, आप आर फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है, यूनिट्स कंसिस्टेंट की है और हमने स्लोप फाइंड कर ली। वेलोसिटी गिवन है, आपके पास मैनिंग कोफिशिएंट गिवन है, आपने इक्वेशन को रीअरेंज किया और आपने आर फाइंड कर लिया। आर हमारे पास कितना आया 1.87 मीटर आया। अब आर फाइंड करने के बाद अगला स्टेप आपने क्या करना है, आगे आपने फाइंड करना है एरिया। आपका डिस्चार्ज भी गिवन है, आपका वेलोसिटी भी गिवन है, आपके पास एरिया आ गया 66.7, ठीक है। अब एरिया भी आ गया है, हाइड्रोलिक रेडियस भी आ गया है, तो आप सिंपली यहाँ से पेरीमीटर फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो हमने एरिया फाइंड किया शुरू में, हमारे पास हाइड्रोलिक रेडियस फाइंड करने की ऑप्शन थी क्योंकि सारा डाटा अवेलेबल था, मैंने इंक्लूडिंग थ्रू हाइड्रोलिक रेडियस फाइंड कर लिया। इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हमने वेटेड पेरीमीटर फाइंड कर लिया। अब हमारे पास वेटेड पेरीमीटर भी है, वेटेड एरिया भी है। अब अगला क्या स्टेप है, अब ये याद कर लो, इसके अंदर ट्रेपेजॉइडल चैनल के अंदर ना आपके पास ये फॉर्मूला है फॉर एरिया। अब यहाँ पे वो पहले वाला क्यों नहीं लग रहा फॉर्मूला जो हम पढ़ते थे, मुझे इसका इतना ऐसा आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा जो ख्याल है यहाँ पे आप देखो सर्कुलैरिटी भी ला रहे हो, तो इसलिए इसमें अप्रोच थोड़ी डिफरेंट रखोगे। यहाँ पे शॉर्प कॉर्नर्स नहीं है और ये आपके पास है भी एक सर्कुलर टाइप, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला डिफरेंट है, ठीक है। और भी तो उसकी रीजन हो सकती है, तो मुझे गूगल कर लेना है या अगर तो क्या तो चैट जीपीटी वगैरह, ठीक है। तो पॉइंट इज फॉर्मूला इसमें ये वाला वैलिड होगा हमारे पास।
बी डी प्लस डी स्क्र थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमारे पास किसका है, एरिया का फॉर्मूला है। और हमारे पास बी प्लस टू डी थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, पेरीमीटर का फॉर्मूला है, हेडेड पेरीमीटर। अब आपके पास ई टी थीटा और कॉट थीटा, ये वैल्यूज हमें सारी इसके अंदर है, वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। अब देखो थीटा कैसे निकालना है आपने, आपके पास अगर स्लोप गिवन है 1.5:1, तो ये हॉरिजॉन्टल होती है, ये वर्टिकल होती है, ठीक है। कैनाल के अंदर हमने जितना भी तक पढ़ा है ना, हमने वर्टिकल यूनिट 1 रखा है और देखा है 1 वर्टिकल यूनिट अचीव करने के लिए हॉरिजॉन्टल कितनी मोशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में स्लोप गिवन है, तो आपके पास कॉट थीटा किसकी इक्वल होता है, 3/2, यानी जो पहली टर्म लिखी है इसको आप सिंपल एक ट्राइंगल बना के ना ट्रिग्नोमेट्री से भी चेक कर सकते हो। और अगर इस फॉर्म में गिवन है आपको 1.5:1, तो cot थीटा इज इक्वल टू 1.5, और cot थीटा 1.5 है, हमें पता है cot थीटा किसकी इक्वल होता है, cos थीटा और sin थीटा की इक्वल होता है। तो वहां से आप फाइंड कर सकते हो थीटा की वैल्यू। थीटा क्यों चाहिए, क्योंकि देखो ये इक्वेशन के अंदर रिक्वायर्ड है। तो cot थीटा किसकी इक्वल हो गया, हॉरिजॉन्टल की इक्वल। देन अगेन अगर स्लोप वैसे तो नहीं आएगा इसका ऑर्डर चेंज, लेकिन अगर वन उन्होंने यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल वेरी किया हुआ हॉरिजॉन्टल चेंज कर दिया, तो ट्रिग्नोमेट्री से वर्कआउट कर लेना, ठीक है, थीटा क्या बनेगा आपके पास। तो और थीटा है कि आपके पास, ये यहाँ पे लेवल हुआ है इस फिगर के अंदर, ये थीटा, ठीक है। तो फिर आप वही वाला द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर्स वो लगा के भी निकाल सकते हो। देन अगेन इतनी जरूरत नहीं है, अननेसेसरी है, लेकिन पता होना चाहिए अगर आ गया, ठीक है। तो कॉट थीटा हमारे पास आ गया। अब कॉट थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉस थीटा और साइन थीटा की इक्वल होते हैं। तो वहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा जिसका थीटा का, और उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि आपके पास डिग्रीज में आप थीटा को कभी भी इंडिपेंडेंटली ना डिग्री में नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे कन्वर्टेड इनटू रेडियन। तो 66.67 is equal to b plus d square theta plus cos theta, 35.65 is equal to b plus 2d theta plus cos theta। तो यहाँ से हमारे पास हमने यहाँ पे वैल्यूज डाली, ठीक है, इन दोनों की। तो हमारे पास क्या फॉर्म बन गई, ये फॉर्म बन गई। यहाँ पे 4.18 डबल इसलिए हो गया क्योंकि इस 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। तो आपके पास अब देखो दो इक्वेशन दोबारा आ गई, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी। कैनाल डिजाइन में तीन चीजें चाहिए ना, हमें एक बी चाहिए होता है, एक बी चाहिए होता है, अलाइनमेंट तो हमारा कंसर्न नहीं है, इसके अलावा हमें लॉन्गिट्यूडल स्लोप चाहिए होती है। तो लॉन्गिट्यूडल स्लोप पहले से गिवन थी आपके पास क्वेश्चन के अंदर, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, बी फाइंड करना, डी फाइंड करना। उसके लिए पहले मैंने अपना हाइड्रोलिक रेडियस फाइंड किया, फिर आपने एरिया फाइंड किया, एरिया हाइड्रोलिक रेडियस आ गया, आपने पेरीमीटर फाइंड कर लिया, फिर आपने थीटा कॉट थीटा की वैल्यूज कंप्यूट की, इन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट की, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, विड्थ भी आ गई, डेप्थ भी आ गई। तो ये आपके पास एक लाइन कैनाल का डिजाइन है व्हेन द फ्लो रेट इज ग्रेटर देन 86 क्यूमिक्स एंड यू हैव टू डिजाइन अ ट्रेपेजोइडल चैनल, ठीक हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। यार ट्रायंगुलर के केस में क्या होगा? क्या हुआ है, क्या हुआ है, ट्रायंगुलर के केस में क्या होगा? आ रहे हैं उस पर, इसमें कोई क्वेश्चन है। अब ये देखो, डिजाइन अ कंक्रीट लाइन चैनल टू कैरी डिस्चार्ज ऑफ 45 यूनिट्स, 45 86 से कम है, 86 से कम है तो हमें पता है कि ट्रायंगुलर सेक्शन होगा, ठीक है। द साइड ऑफ द चैनल आर 1.25:1 एंड रनिंग इन न्यू टेकन इज 0.018। तो वो आपने क्या कहते हैं ट्रायंगुलर सेक्शन डिजाइन करनी है। अब देखो ट्रायंगुलर सेक्शन के अंदर ना आपके पास अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी ना वो डेप्थ की वैल्यू आएगी। विड्थ हम जो भी फाइंड हमने अभी तक किया है वो बॉटम विड्थ से फाइंड किया है ना हमने, जितने भी अभी क्वेश्चंस किए हैं सब में बॉटम विड्थ फाइंड करते हैं, जो नीचे वाली बीक वैल्यू होती है। अब चूंकि ये देखो ये आपके पास है ही एक सर्कल की फॉर्म में, ठीक है, एक्सटेंशन प्रोजेक्शन ट्रायंगुलर है ना, ओवरऑल डिजाइन तो आप इसको सर्कुलर करोगे तो उसमें बॉटम विड्थ का कॉन्सेप्ट बनता नहीं है। तो इसलिए हम जब 86 क्यूमेक्स से कम होगा और लाइन कैनाल होगी तो हम ट्रायंगुलर डिजाइन करेंगे और हम सिर्फ डेप्थ फाइंड करेंगे, विड्थ से हम अपने आप को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक हो गया जी। अब आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ी चेंज है एरिया पेरीमीटर के लिए। वहां पे हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था ट्रेपेजॉइडल के लिए, एरिया का फॉर्मूला था बी डी प्लस डी स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, और पेरीमीटर के लिए क्या था बी प्लस टू डी थीटा प्लस कॉट थीटा। आपने ट्राइंगुलर के लिए ये दोनों टर्म्स निकाल देनी है, ठीक है, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई। बाकी जो बच के आपके पास वो क्या है, डी स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा और टू डी थीटा प्लस कॉट थीटा। जो इनिशियल टर्म थी ना प्लस के पीछे वाली वो हमने इग्नोर कर दी ट्रेपेजॉइडल में जो थी। तो इसका ये एरिया का फॉर्मूला, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब देखो हमारे पास इसमें जब बी निकल गया, बी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है, बी की वैल्यू आपके पास खत्म हो गई। तो अब आप सिंपली अगर
एरिया भी आपके पास है, ठीक है, प्लस पेरीमीटर भी है। अब इनकी रेशियो ले लो, आपके पास हाइड्रोलिक रेडियस इन टर्म्स ऑफ डी आ जाएगा, क्योंकि थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल ही होगा ना, तो ये आपस में कट गए, यहाँ से डी डी से कट गया, तो आर की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, डी बाई टू की इक्वल होगी। अब आर की वैल्यू आ गई आपके पास, मैनिंग्स इक्वेशन में जाओ, आपके पास एन की वैल्यू गिवन है, आपके पास एस की वैल्यू गिवन है, ये एन है ये एस है, ठीक है। आप आर को इन टर्म्स ऑफ डी डाल दो, तो हमारे पास v इन टर्म्स ऑफ d आ गई। कैसे आ गई, मैनिंग्स इक्वेशन के थ्रू। लेकिन हमारे पास v का एक और फॉर्मूला भी है, वो किसके इक्वल होता है, q इज इक्वल टू a v। अब q आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 45 है, 45 डाल दिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है, डी स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला ये है। तो यानी हमने मैनिंग्स इक्वेशन के थ्रू वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ डेप्थ निकाला, और हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन के थ्रू वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ डेप्थ निकाला, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू में चाहिए, कॉट थीटा चाहिए, स्लोप कितनी है 1.25 है, तो आपके पास कॉट थीटा 1.25 हो जाएगा, और इसको आप कॉस थीटा साइन थीटा से आप कन्वर्ट कर लो किसके अंदर, रेडियन के अंदर, तो वो आपको 0.675 रेडियन आएगा। तो इसी के अंदर आपने वैल्यूज डाली, आपके पास क्या इक्वेशन बन गई, v इक्वल टू 45 ओवर d स्क्वायर 1.95। अब हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं, एक मैनिंग्स इक्वेशन के थ्रू इन टर्म्स ऑफ d, एक कंटिन्यूटी इक्वेशन के थ्रू इन टर्म्स ऑफ d। इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे हम, ठीक है। तो दोनों का आंसर, इसका आंसर था 45, यहाँ पे ये लिख दिया है, दूसरे का आंसर था ये, यहाँ पे ये लिख दिया। इनको आपस में हमने इक्वेट किया, हमारे पास डेप्थ आ गई 4.83 मीटर, और चूंकि ट्राइंगुलर सेक्शन था, वी आर नॉट कंसर्न विद द विड्थ, तो डेप्थ ही में चाहिए, फिर हमने फाइंड कर लिया। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास लाइन कैनाल का डिजाइन हो गया है फॉर टू सिनेरियोज। एक आपके पास फ्लो रेट 86 से ज्यादा है, एक 86 से कम है, जब कम है तो ट्राइंगुलर, जब ज्यादा है तो ट्रेपेजॉइडल। ठीक हो गया जी। बाकी ये भी इक्वल हो देख लेना, तब। मैंने कहा था ना पूछना ये, ठीक है। आप बाकी इसकी छोटी छोटी पढ़ लो लाइन कैनाल्स की, ठीक है, लाइन चैनल की ये देख लेना एक बार क्वेश्चन वगैरह। ये भी कुछ लिखा हुआ है, डी इज ग्रेटर देन 3.65 3.6 मीटर 1.25 फिर ये कहीं इस्तेमाल तो नहीं हुआ मेरा ख्याल है, ये वाली चीज है ना। और क्यों, ये अगर बुक का 86 के इक्वल हो तो तब क्या केस होगा? तब यार, तब फिर वही बात होगी ना, दोनों लग सकते हैं, लेकिन ट्रेपेजॉइडल मेरा ख्याल ज्यादा एफिशिएंट है, तो ये लगा लो। अब मुझे नहीं पता, शायद ट्रायंगुलर भी एफिशिएंट होता है किसी ना किसी फॉर्म में, तो ये इसके लिए जब थोड़ा कंडक्ट करी तो लिटरेचर पे बुक शुक पढ़ ली, लेकिन चेक कर लेना क्या हिसाब होगा। फिलहाल जो मैंने वेटेड भी इसको पेरीमीटर अपना, है वो नीचे वाला होता है ऊपर वाला? क्या मतलब, वेटेड पेरीमीटर, वो डायग्राम खोलो कोई, 6 ये स्लाइड से। हाँ, ये इसमें वेटेड पेरीमीटर कौन सा होगा? वेटेड पेरीमीटर आपके पास ये है ना, ये वेट है ना सारा ये, देखो। लेकिन ऊपर ये नहीं है सरफेस वाला नहीं क्योंकि होगा? सरफेस वाला नहीं होगा ना, उधर तो आपके पास चैनल तो नहीं है ना, वो तो एयर से एक्सपोज है ना। सही सही है। वेट पेरीमीटर आप इसका ले रहे हो ना, नीचे सपोर्ट है सारी। सही है। एरिया तो सेम ही रहेगा ना? वेटेड हाँ एरिया भी ये हो तो वो तो सेम ही तो, रहेगा। ठीक है। अब हमारे पास केनाल डिजाइन कंप्लीट हो गया, हमने केनाल डिजाइन एलुवियम में भी कर लिया, नॉन एलुवियम में भी कर दिया, लाइन केनाल में भी कर दिया। एलुवियम के अंदर दो थ्योरीज थी, कैनेडिस थ्योरी और लेसिस थ्योरी। नॉन एलुवियम में भी दो थ्योरीज थी, मैनिंग्स फार्मूला और चेसिस इक्वेशन। और फिर आपने क्या कहते हैं, जो लाइन केनाल किया उसमें भी दो पॉसिबिलिटीज थी, लेस देन 86 ग्रेटर देन 86, यानी आपके पास ट्राइंगुलर और ट्रेपेजॉइडल। तो ये हमारे पास केनाल डिजाइन हो गया है कंप्लीट। पूरे केनाल डिजाइन में क्वेश्चन है तो पूछ लो। चलो मैं थोड़ी देर आता हूँ, ठीक है। So sad for hospitalized मतलब इन लोग घर में फ्रिज तक चला जाएगा, कभी शरबत पिएगा और कभी क्या करेगा। किसी जगह शरबत बना के मैं हॉस्टल में तुरंत
अगला हमारा टॉपिक जो है वो है वर्टिकल फॉल वेव का डिजाइन। इसमें इन्होंने हेडवर्क्स एक्सप्लेन किए हैं, स्टोरेज क्या होता है, डाइवर्जन क्या होता है। फिर डाइवर्जन के अंदर मजीद दो तरह के होते हैं। आपके पास होता है बैराज, एक गियर होता है। तो गियर में आपके पास ग्रेविटी नॉन ग्रेविटी होता है, इसी में भी टाइप होती है। तो ग्रेविटी के अंदर वर्टिकल फॉल गियर आता है, इसका हम डिजाइन करेंगे, ठीक है जी। तो वर्टिकल फॉल गियर हमने डिजाइन करना। आवाज मेरी से आ रही? हाँ सही आ रही है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब वर्टिकल फॉल गियर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये देखो, ये आपके पास एक वर्टिकल फॉल गियर का स्ट्रक्चर होता है। ये आपके पास वियर वॉल होती है। अच्छा, वियर का मकसद क्या होता है इसका? देखो, ये एक डाइवर्जन हेडवर्क का नाम में इसका इंडिकेशन है, डाइवर्जन। ये रिवर या स्ट्रीम से पानी डाइवर्ट करता है टुवर्ड्स द कैनाल, ठीक है। तो ये इसका मकसद होता है। अब इसमें पॉसिबिलिटीज मुख्तलिफ होती हैं। एक पॉसिबिलिटी है आप सीधी वियर वॉल दे दो, ठीक है, ऊपर इसको क्रैश शटर कहते हैं, ये प्रोवाइड ना करो। एक पॉसिबिलिटी है आप उसमें प्रोवाइड कर दो क्रैश शटर, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट मजीद भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। तो हम जो करेंगे ना, हम वियर वॉल और उसके बाद क्रैश शटर हो, इसको डिजाइन करेंगे। अब आपके पास इसके नीचे जो होगी बे फाउंडेशन, वो आप कंक्रीट की बनाओगे। कंक्रीट की बनाओगे, एक तो उसका वेट बेयर कर लेगी, दूसरा उसके जो परमिएशन कम होती है, तो परमेबिलिटी कम होती है कंक्रीट के अंदर, तो पानी का इंग्रेस कम होगा। तो ये इसके अंदर जो होता है ना, इसको हम कहते हैं इम्परवियस फ्लोर, या इसका कोर लफ्ज होता है इम्परवियस एप्रन, ठीक है। इम्परवियस फ्लोर या इम्परवियस एप्रन। तो हमने एक ये चीज डिजाइन करनी होगी, ठीक है। इसकी थिकनेस निकालनी होगी, इसकी लेंथ निकालनी होगी अपने डिजाइन के अंदर। एक हमने वियर वॉल की डायमेंशंस निकालनी होंगी, एलिवेशन की, टॉप विड्थ बॉटम विड्थ, फ्रेश शटर की हाइट निकालनी होगी, ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर आपके पास ना वियर के आगे इधर भी एक लॉन्चिंग एप्रन होता है, पीछे भी लॉन्चिंग एप्रन होता है। अब लॉन्चिंग एप्रन का क्या मकसद होता है? आपके पास फ्लडिंग जब वो एक्सट्रीम कंडीशन है ना, तो उसके अंदर स्कवरिंग हो सकती है। स्कवरिंग से क्या मुराद है? आपके पास सारी मिट्टी जो है ना, नीचे से उखड़ सकती है, ठीक है। तो वो फिर आप कैस्केडिंग फेलियर हो सकता है। तो स्कवरिंग को पोटेंशियल रोकने के लिए ना, ये लॉन्चिंग एप्रन्स लगाए जाते हैं। ये क्या करते हैं लॉन्चिंग एप्रन्स आपके पास? अब फॉर इंस्टेंस यहाँ पे स्कवरिंग कहीं पे हो रही है, ठीक है, यानी उधर मट्टी हट गई है, पानी बहा के ले गया, तो लॉन्चिंग एप्रन में से ना पत्थर नीचे लॉन्च हो जाएंगे। और जो वॉइड बनेगा ना, जो कैविटी बनेगी, ये पत्थर उस कैविटी को फिल कर देंगे, ठीक है। ताकि स्कवरिंग की वजह से जो डैमेज हो सकता था, ठीक है, स्कवरिंग की वजह से जो मसाइल आ सकते थे, लॉन्चिंग एप्रन का मकसद होता है कि वो उन्हें मिटिगेट करे बाय लॉन्चिंग इट्स बॉक्स, ठीक है। तो लॉन्चिंग एप्रन के कागज वाली साइड में अपस्ट्रीम साइड में भी लगाते हैं, डाउनस्ट्रीम साइड में भी लगाते हैं। यहाँ पे हमने इसकी थिकनेस फाइंड करनी होगी और इसकी लेंथ फाइंड करनी होगी डिजाइन के अंदर। फिर हम यहाँ पे दो पाइल्स देते हैं, एक अपस्ट्रीम पाइल होती है, एक डाउनस्ट्रीम पाइल होती है। इनका क्या मकसद होता है? इनका मकसद होता है क्रीप लेंथ बढ़ जाए। क्रीप लेंथ जब बढ़ेगी तो आपके पास इस स्ट्रक्चर का फेलियर कम हो जाएगा। फेलियर कैसे होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ पे ब्लॉक प्रोटेक्शन देते हैं, और इस साइड में इन्वर्टेड फिल्टर देते हैं, ठीक है। इनके भी अपने अपने ऑब्जेक्टिव है। इन्वर्टेड फिल्टर का यही है कि आपके पास अपलिफ्ट प्रेशर कम हो जाता है, नीचे इसकी स्टैंड होती है, ऊपर फोर्स होता जाता है, तो जब पानी आएगा तो उसका ऑब्वियसली अपलिफ्ट प्रेशर कम हो जाएगा। इस तरह ब्लॉक प्रोटेक्शन का मुझे भूल गया ऑब्जेक्टिव क्या था, लेकिन वो लॉन्चिंग एप्रन को, आई गेस लॉन्चिंग एप्रन को या है इम्परवियस फ्लोर को, इनमें से किसी एक को प्रोटेक्ट करते हैं दूसरे से। थ्योरी में लिखा हुआ है, पढ़ लेना, ठीक है, मुझे इसका भूल गया क्या मकसद था। तो ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, आपके वियर स्ट्रक्चर की। अब वियर का फेलियर किस किस तरीके से हो सकता है? वियर का फेलियर दो मेजर तरीकों से हो सकता है। एक पाइपिंग फेलियर हो सकता है, एक रप्चर ऑफ फ्लो ड्यू टू अपलिफ्ट हो सकता है। अब पाइपिंग फेलियर क्या है? आपके पास ऑब्वियसली पानी नीचे हमेशा पानी सीप करता है, ठीक है, इट्स पानी की प्रॉपर्टी है। तो आपके पास सीप नहीं होगा, पानी ना यहाँ से ऐसे ऐसे सीप करना शुरू होगा, ठीक है, और यूं आगे जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। अब यहाँ पे उसमें एग्जिट करना है। अगर उसका एग्जिट ग्रेडियंट ज्यादा है ना, तो जब यहाँ से निकलेगा तो उधर से वो सॉइल को एरोड कर देगा, ठीक है। तो यानी अगर एग्जिट ग्रेडियंट ज्यादा है तो सॉइल यहाँ से एरोड हो जाएगी आगे से। अब जब यहाँ से एरोड होगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो एरोजन पीछे आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। यहाँ पे टनल बनती जाएगी, ठीक है, एक कैविटी बन जाएगी, वैसे पीछे जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी। तो पूरा एक इवेंचुअल आपके पास ना एक कर्व बन जाएगा। और अब आपके पास एक इतना बड़ा क्या कहते हैं वॉइड आ गया, ठीक है, तो स्ट्रक्चर अच्छा खासा चांस से फेल कर दे। तो ये पाइपिंग फेलियर है ना, ये बड़ा खतरनाक है, नहीं इसको रोकना होता है। दूसरा है अपने प्रेशर। अब पानी नीचे जा रहा है, ठीक है, आपको पता है पानी प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो ऊपर की तरफ ना पानी इस फ्लोर पे प्रेशर लगाएगा, तो उसकी अपवर्ड प्रेशर की वजह से भी रप्चर हो सकता है, फेलियर हो सकता है। तो ये दो मेजर आपके पास मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू आपके पास ये वर्टिकल फॉलोअर फेल कर सकता है, एक पाइपिंग, एक रप्चर ऑफ फ्लो ड्यू टू अपलिफ्ट। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी जो है कि आपके पास डाउन स्ट्रीम पे स्टैंडिंग वेव बन जाए,
तो सक्शन कॉज करे, सक्शन जो है अपस्ट्रीम वेव को कम्प्लीमेंट, अपने प्रेशर को कम्प्लीमेंट करे, और आपके पास रप्चर हो जाए, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या है कि स्कवरिंग हो जाए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पे। लेकिन हम डिजाइन के अंदर ना इन्हीं दोनों से कंसर्न है, पाइपिंग से और रप्चर फ्लो ड्यू टू फ्लक्स से। जैसे मैकेनिज्म आ रहे हैं जो पॉसिबल है टू कॉज द फेलियर, ठीक है। अब जहां तक समझ आ गया कि हमारे पास वेव स्ट्रक्चर होगा कैसा, वेव स्ट्रक्चर हमारे पास ये चीज होगी, उसके अंदर प्रेशर होगा, वेव वॉल होगी, इम्परवियस एप्रन होगा, ठीक है। फिर लॉन्चिंग एप्रन है, ये परवियस एप्रन, ठीक है। लॉन्चिंग एप्रन होगा, फिर आप इन्वर्टेड परवियस एप्रन, मेरा ख्याल है शायद कंबाइंड कहते हैं, तो वो पता चल जाएगा एग्जांपल में आगे। बहरहाल ये इम्परवियस एप्रन, ये इम्परवियस फ्लोर है, यहाँ पर ब्लॉक प्रोटेक्शन है, लॉन्चिंग एप्रन है, इन्वर्टेड फिल्टर है, लॉन्चिंग एप्रन है, डाउनस्ट्रीम फाइल है, अपस्ट्रीम फाइल है, प्रेशर है, वेव वॉल है, ठीक है। इन सब का डिजाइन करना है, तो काफी काफी लंबा सवाल है ये। अब आ जाते हैं इसके डिजाइन पे। सबसे पहले एक और कॉन्सेप्ट है क्रीप थ्योरी का, क्रीप थ्योरी रहती है। अब देखो हमारे पास पाइपिंग फेलियर है। अब पाइपिंग फेलियर में हमारे पास फेलियर का मैक्सिमम होता है जब आपके पास एग्जिट ग्रेडियंट ज्यादा होता है। अब एग्जिट ग्रेडियंट को कम करने की क्या तरीके हैं, ठीक है। आप क्रीप लेंथ बढ़ा दो। क्रीप लेंथ क्या है, पानी जब जाएगा ना यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, तो उस डिस्टेंस का आपके लिए क्रीप लेंथ है। जितनी ज्यादा क्रीप लेंथ होगी उतना ज्यादा आपके पास क्या कहते हैं एग्जिट ग्रेडियंट कम होगा। जितना एग्जिट ग्रेडियंट कम है उतने कम चांस है किसका, पाइपिंग का। और जितना पानी को डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना है उतना ज्यादा लॉस ऑफ हेड होगा, उतना अपलिफ्ट प्रेशर भी आपके पास कम होगा, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्टिव है क्रीप लेंथ बढ़ाना। और क्रीप लेंथ होती क्या है, जो पानी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फ्रॉम द अपस्ट्रीम एंड टू द डाउनस्ट्रीम एंड। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लेट्स से पानी में पहले ऐसे जाना था, ये देखो, देखो यूं फॉर इंस्टेंस पानी में इस तरह जाना था, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, ये अपस्ट्रीम में ऐसे जाना था, ठीक है। तो अगर आप बीच में ना एक पाइल दे दो, अब वो फाइल जाहिर है इम्परवियस होगी, कंक्रीट की होगी, किसी और चीज की इम्परवियस होगी। अब वो ऐसे तो नहीं सकता ना कि पानी इसके अंदर से घुस जाए। पानी पहले यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर आगे ट्रेवल करेगा। ऐसे कोई भी जंक्शन है इनकी थ्योरीज में कि पानी जो है ना वो ज्योमेट्री को फॉलो करेगा आपका स्ट्रक्चर की, यानी पहले ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, ज्योमेट्री को फॉलो करेगा स्ट्रक्चर की। तो अपस्ट्रीम पाइल जब मैं दूंगा तो डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे जहाँ उसने ऐसे जाना था अब वो ऐसे जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ गया। डाउनस्ट्रीम पे मैंने पाइल दे दी, जहाँ उसने सीधा ऐसे जाना था अब वो ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी डिस्टेंस बढ़ गया, यानी क्रीप लेंथ बढ़ गई। जब क्रीप लेंथ बढ़ गई तो इसका मतलब पाइपिंग का चांस भी कम हो गया, आपके पास उसका चांस भी कम हो गया, रप्चर फ्लो ड्यू टू अपलिफ्ट। तो आपके पास ये बड़ी अच्छी अप्रोच है कि आप पाइल्स प्रोवाइड कर दो, उसकी वजह से क्रीप लेंथ बढ़ेगी, तो उसकी वजह से इंटरलेस का पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो हमने पाइल्स का डिजाइन भी करना है। अब क्रीप लेंथ फाइंड करने के लिए हम हमारे पास दो थ्योरीज है, एक ब्लाइस क्रीप थ्योरी है, एक लेंस वेटेड थ्योरी है। अब लेंस वेटेड थ्योरी में क्या फर्क है, ब्लाइस क्रीप थ्योरी में क्या फर्क है। अच्छा ब्लाई आपके पास क्या कहते हैं, ब्लाई का कॉन्सेप्ट ये है, उसका मानना ये है कि पानी को आप वर्टिकली फ्लो करवाओ या हॉरिजॉन्टली फ्लो करवाओ, दोनों के अंदर जो इफेक्ट है वो सेम होगा, ठीक है। उसने हमें इक्वल वेट दिया, उसने क्या चाहे हॉरिजॉन्टल क्रीप लेंथ बढ़ा दो चाहे वर्टिकल क्रीप लेंथ बढ़ा दो, जो मर्जी हो जाए आपके पास वो सेम रहेगा, क्या कहते हैं, इफेक्ट सेम होगा उसका। अच्छा ठीक है। उसके बाद आपके पास अगली चीज आई थी लेंस वेटेड थ्योरी। अब लेंस वेटेड थ्योरी उसने क्या किया, उसको नाम से जाहिर है उसने एक वेट असाइन कर दिया। उसने क्या किया, उसने कहा जो वर्टिकल में वर्टिकल पानी जाएगा ना वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा टू द रिडक्शन इन द फेलियर्स, ठीक है। तो उसने वर्टिकल क्रीप को ज्यादा वेट असाइन किया है, और हॉरिजॉन्टल आप उसमें ना क्रीप को कम वेट असाइन किया है। Lie recommended in calculating creep length the depth of every cutoff be multiplied by a factor of 2. However, यही चीज लेंस ने 3 कर दी। जब उसने 2 की जगह 3 कर दी तो उसने वेट बढ़ा दिया, ठीक है। तो लाई का कॉन्सेप्ट ये था कि चाहे वर्टिकल आप एक्सटेंशन दो, डिस्टेंस में या हॉरिजॉन्टल दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। जबकि लेंस का क्या कॉन्सेप्ट था, उसने कहा वर्टिकल में ज्यादा इफेक्ट होता है टू द रिडक्शन इन द पोटेंशियल फेलियर्स, और हॉरिजॉन्टल में कम होता है, तो उसने वेट डिफरेंस दिया है। बहरहाल हमने डिजाइन आगे ब्लाई से करना है, ठीक है, जो पहले वाला। और पहले एग्जाम्पल हम निकालते हैं, अगर ब्लाइस थ्योरी के थ्रू ही हम ना ये जो नीचे इम्परवियस एप्रन है ना, इम्परवियस फ्लोर है, इसका डिजाइन करेंगे ब्लाइस थ्योरी के थ्रू। ये जो नीचे बना रहा है ये ब्लाइस थ्योरी की यहाँ पे डेरिवेशन वगैरह है, इसको देखना हो देख लेना। ये हमारे पास पहले वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, फिगर 12.8 shows the section of a hydraulic structure founded on sand, calculate the average hydraulic gradient, also find the uplift pressures in point 6, 12 and 18 meters from the upstream end of the floor and find the thickness of the floor। ठीक है क्या जी। अब ये हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट है दो पॉइंट्स। तो
और उन्होंने हमें बताया था कि जो हमारा फ्लोर होगा ना, जो इम्पर्वियस फ्लोर होगा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.24 है, पानी का स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है और हमने ब्लाइस के थ्रू से सॉल्व करना है। अब पहला पहला हमारा काम ये है कि हमने क्रीप लेंथ फाइंड करनी है। अब क्रीप लेंथ कितनी होगी? अब हम अज्यूम, ये अगर इम्पर्वियस फ्लोर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो पानी पहले आपके पास यहाँ से ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे सीधा आगे जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। यानी 6 × 2 + 27 + 8 × 2, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। 6 × 2 + 22, 27 नहीं लिखा था, तो ये 22 लिखा हुआ है, ठीक है, 22 + 2 × 8, तो आपके पास टोटल क्रीप लेंथ आ गई। तो क्रीप लेंथ आपने फाइंड कर ली। पहला पहला स्टेप है क्रीप लेंथ फाइंड करना। अब अगले में हमें फाइंड करनी है एवरेज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ये देखो, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ये आपको बता रहा है कि जैसे जैसे पानी ट्रेवल कर रहा है ना, उसका हेड कम होता जा रहा है, उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, उसका पोटेंशियल कम हो रहा है टू कॉज द फेलियर और पाइपिंग वगैरह, ठीक है। तो ये हमने ये एवरेज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ग्रेडियंट फाइंड करना है। इसमें क्या फॉर्मूला है? डिफरेंस इन हेड या हेड लॉस डिवाइडेड बाय द क्रीप लेंथ। क्रीप लेंथ हमने फाइंड कर ली, कितनी है हमारे पास? 50 मीटर आई। अब ऊपर वाली टर्म कैसे आएगी? देखो यहाँ पे पॉइंट लेवल आपके पास कितना है? 4 मीटर पे है, और इधर पानी है ही नहीं, ठीक है, तो यानी 4 - 0, 4 - 0 किसकी इक्वल होता है? 4, तो 4/50। वैसे मैंने इसको कोई और चेक नहीं किया, लेकिन किसी और एग्जाम्पल कैसे करो तो देख लेना कि अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे भी पानी गिवन होता है 2 मीटर होता है अगर आपके पास यहाँ पर, तो फिर 4 - 2 का क्या करते हैं, या उसमें कुछ और लगता है। लेकिन यहाँ पे बहरहाल पानी नहीं है, तो 4 - 0 है, लेकिन चेक कर लेना अगर कोई और एग्जाम्पल आप लोगों को मिलती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी में भी ना आगे आपके पास पानी नहीं है, तो आपके पास 4/50 हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये आपके पास स्लोप आ गई है। अब ये क्या बता रही है आपको बेसिकली, कि आप जब 12.5 मीटर्स हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करोगे, जब 12.5 मीटर पानी ट्रेवल करेगा हॉरिजॉन्टली नहीं, जब 12.5 मीटर पानी ट्रेवल करेगा आपके पास, तो 1 मीटर का हेड लॉस आएगा, यानी 4 की जगह 3 मीटर हो जाएगा। इस तरह जब आपके पास पानी 25 मीटर ट्रेवल करेगा, तो यहाँ पे आपके पास हेड लॉस 2 का आ जाएगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब उन्होंने हमने क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड किया था? Find the uplift pressures at points 6, 12 and 18 from the upstream end of the floor. Upstream end ये वाला है। अब यहाँ से हमने 6 का डिस्टेंस ये है, 12 का डिस्टेंस ये है, 18 का डिस्टेंस ये है। इन डिस्टेंसेस पे हमने अपलिफ्ट प्रेशर फाइंड करना है और हमें थिकनेस ऑफ द फ्लोर फाइंड करनी है। अब अपलिफ्ट प्रेशर का फॉर्मूला आपके पास क्या है? W × H1। W आपके पास पानी का यूनिट वेट है, और H, अब H1 क्या है? H1 का फॉर्मूला याद कर लो ये। और अगर आपने सेंसेक लगाना है तो इसको ऐसे लगा लेना कि अगर 12.5 पे 1 मीटर का लॉस आया है, तो जितना डिस्टेंस हमारा बन रहा है उस पर कितने मीटर का लॉस आएगा? अच्छा, इस पे कितने मीटर का लॉस आएगा, टोटल कितना था, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सेंसेक से भी कर सकते हो, लेकिन अगर फॉर्मूला याद करना है तो फॉर्मूला आपके पास ये वाला है। फॉर्मूला क्या है? 4 हमारे पास ये 1 माइनस जितने डिस्टेंस माना पॉइंट ए का डिवाइड बाय 50 जो क्रीप लेंथ थी। अब पॉइंट ए पे हमारे पास कितनी क्रीप लेंथ है? 6 मीटर ये, 6 मीटर ये, 12 मीटर, और 12 + 6 18 मीटर। तो पॉइंट ए पे हमारे पास कितना है? 18 मीटर। 18/50, 1 - 18/50, और 4 मीटर का हमारे पास हेड लॉस था, तो ये अनबैलेंस्ड हेड आ गया H1। अब H1 आपने फाइंड कर लिया, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है पानी की डेंसिटी से, ताकि आप अपलिफ्ट प्रेशर फाइंड कर सको। अपलिफ्ट प्रेशर कितना है? 25.11 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस अपलिफ्ट प्रेशर के अगेंस्ट हमने अपने फ्लोर को थिकनेस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये अपलिफ्ट प्रेशर किस पे लग रहा है? गियर के नीचे आपने कंक्रीट का फ्लोर दिया हुआ है ना, ये जो फ्लोर है कंक्रीट का, ये वाला, तो ये अपलिफ्ट प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है। तब हमने इसका डिजाइन करना है, ठीक है। तो ये डिजाइन कैसे करोगे आप? इसके लिए आप अपलिफ्ट प्रेशर फाइंड कर लिया। अब आगे हमें ब्लाई ने एक फॉर्मूला दिया था, 4/3/H ओवर रो - 1। रो क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी है आपके जो नीचे फ्लोर है उसकी, और H जो आपने भी फाइंड किया है। H क्या आपने फाइंड किया है? अनबैलेंस हेड, ठीक है। तो पॉइंट ए पे हमारे पास अनबैलेंस हेड के दाम 2.56 मीटर था, ठीक है। तो 4/3 मल्टीप्लाई 2.56 मीटर डिवाइडेड बाई रो की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी है? 2.24 है। तो 2.24 - 1 2.76 मीटर्स। तो ये हमने फाइंड कर दी थिकनेस फ्लोर की 2.76 मीटर्स पे। अब अगला उन्होंने कहा एट पॉइंट बी पे हमारे स्ट्रीम लेंथ कितनी है? 12 + 6 + 6 24। तो पॉइंट बी पे हमारे पास 24 मीटर है। अनबैलेंस साइड निकाला 4 1 में 24, ठीक है, 2.08 मीटर आ गया। 2.08 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास थिकनेस आ गई, और 2.08 को मल्टीप्लाई किया यूनिट वेट से, तो हमारे पास क्या आ गया? अपलिफ्ट प्रेशर आ गया। इसी तरह आखिरी पॉइंट जो इसका भी सेम यही तरीका लगा रहे हैं। तो यूं आपने ब्लाइस थ्योरी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट इंटरवल्स पे आपने थिकनेसेस फाइंड कर ली, और उन थिकनेसेस के अगेंस्ट आपने अपलिफ्ट प्रेशर्स भी फाइंड कर लिए, ठीक है। तो ये ब्लाइस थ्योरी में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई सवाल सवाल बताओ।
ऊपर अच्छा से भाई तो एक चीज आप, हाँ जी सही भाई बोलो। ये जो ऊपर डायग्राम पे आ जाए, डायग्राम ये ये हाँ, इसमें ये जो सिक्स की, इस कंसेप्ट की समझ नहीं है। सिक्स नीचे जा रहा है, फिर सिक्स ऊपर जा रहा है, फिर जो हॉरिजॉन्टल है वो ठीक है। इसका जरा बता दो। यार मैंने जहाँ पढ़ा था ना, इस थ्योरी के अंदर एक assumption थी कि आपके पास जो पानी है ना, वो ट्रेवल करेगा अलोंग द बाउंड्री ऑफ योर स्ट्रक्चर। तो हमारे पास बाउंड्री ऑफ स्ट्रक्चर के अलोंग कैसे ट्रेवल करेगा, पहले नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर आगे आएगा, फिर यहाँ से नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। तो जब यहाँ से इधर जा रहा है, वहां से ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो 6 मीटर पहले 6 मीटर बाद में, तो कितना हो ठीक गया, ठीक है, 12 मीटर हो गया। ठीक अब एक और ठीक चीज, है, ठीक है। अगर हम लेंस वेटेड थ्योरी पे आते, तो लेन वेटेड थ्योरी के मुताबिक क्या था, वर्टिकल इफेक्ट ज्यादा था। तो आपने वहां पे 6 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, वहां पे आपने 6 को किसी से मल्टीप्लाई करना था, 3 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो अगर हमने ब्लाइस थ्योरी से किया तो हमने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने इफेक्ट सेम लिया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का। लेकिन अगर लेंस वेटेड थ्योरी से करते हैं तो हम यहाँ पे 6 को बजाय 2 को मल्टीप्लाई करने के, हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने की बजाय 3 से मल्टीप्लाई करते हैं लेंस वेटेड थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 22 तो हॉरिजॉन्टल है ना, तो उसके अगेंस्ट ही हम इफेक्ट गेज करें, तो उसको हम किसी से मल्टीप्लाई करें, वो तो 1 से मल्टीप्लाई करें, सही है। जी जी जी, थैंक यू। तो मेरा मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये देखो, ये हमारे पास हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना, पहले हम 6 पे थे, फिर 12 पे थे, फिर 18 पे थे, ठीक है। 6 पे हमारे पास थिकनेस कितनी आई थी, तो 6 पे हमारे पास डेप्थ थी 2.56, और हमारे पास थिकनेस थी 2.76। जब हम 12 पे आए तो 2.56 से हेड कितना होगा, 2.08 हो गया। जब हेड कम हुआ तो थिकनेस कम होगी। जब आखिरी पॉइंट पे आए तो यहाँ पे 1.6 बन गया और थिकनेस 1.72 हो गई। यानी पहले हम जितना आगे जा रहे हैं, ठीक है, थिकनेस उतनी कम हो रही है। यहाँ पे आपके पास 2.56 पॉइंट ए पे थिकनेस कितनी थी, 2.76 मीटर्स। हम थोड़ा सा आगे गए, पॉइंट बी पे थिकनेस कितनी है, 2.23 मीटर्स। हम मजीद आगे गए, थिकनेस कितनी है, 1.72 मीटर्स। यानी हम जितना आगे जा रहे हैं, ठीक है, उतनी थिकनेस कम होती जा रही है। तो फिर जब हमने इसको डिजाइन किया, देखो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है थिकनेस ज्यादा है, फिर कम होगी, फिर कम होगी। तो मैक्सिमम तो आपके पास इधर होगा, अनबैलेंस हेड है ना। जब अनबैलेंस हेड इधर मैक्सिमम है, तो इसकी थिकनेस इधर ऐसे ज्यादा नहीं हो जाएगी, ऐसे, फिर ऐसे होता है, यानी यहाँ से थोड़ा नीचे होता, फिर ऐसे ऊपर होता। तो ऐसा क्यों नहीं है, क्या कोई रीजनिंग कर सकते हो इसकी, व्हाट कुड बी द रीजन कि यहाँ पे ऐसे ही नीचे की तरफ नहीं है, छोटा सा है। सोचो। नो आइडिया। इसका पता क्या वो रीजन है, इसकी वजह ये है, स्ट्रक्चर देखो लोड को तो नहीं काउंटर कर रहा वहां पे। क्या हुआ है। वो स्ट्रक्चर लोड भी तो है ना वहां पे। हाँ गुड। यहाँ पे देखो पॉइंट पानी है इधर, ठीक है। पानी का एक डाउनवर्ड प्रेशर होगा, यहाँ से अपलिफ्ट प्रेशर है, तो अपलिफ्ट प्रेशर को वो काउंटर एक्ट करेगा। जब इसको ऑफसेट करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको डिजाइन थिकनेस कम देने की जरूरत है। तो ये जो वाटर के वेट है ना, ये डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है जिसको काउंटर एक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है, तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे थिकनेस कम है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे डिजाइन पे। ये हमने वर्टिकल ड्रॉप गियर या वर्टिकल फॉल गियर इसका डिजाइन किया, और ये जो स्ट्रक्चर था, ये वर्टिकल ड्रॉप गियर का ही था। बाकी एक पैराबोलिक गियर होता है, उसमें ऐसे पैराबोलिक सी ज्योमेट्री होती है, तो उनसे हमारा कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। हमने ये करना है, कौन सा, वर्टिकल फॉल गियर। तो अब हम इसके डिजाइन पे आते हैं, बहुत ही कोई लंबा सवाल होगा, ठीक है, तो जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करना पड़ेगा इसको। मेरा ख्याल है ऑनलाइन में सर नहीं कराया था उस दिन में। अब ये अच्छा ठीक है। तो अब हमने करना है वर्टिकल फॉल गियर का डिजाइन, वर्टिकल फॉल गियर का डिजाइन। Design example of a vertical drop gear. Design a vertical drop gear on Bly's theory for the following site conditions. Maximum flood discharge 2800 cubics. High flood level before construction 285 meters. Minimum water level downstream bed level यानी कितना है 278 meters. Full supply level of canal 284 meters. Allowable efflux 1 meter. Coefficient of creep 12. Permissible exit gradient 1/6. अब हमने करना क्या है, देखो हमने एक कैनाल डिजाइन करनी है फ्रॉम अ रिवर, ठीक है, या स्ट्रीम जो भी है। अब ये जो है ना, इसकी डायग्राम होती है तरह वो, ये ठीक है। तो ये मेजर डायग्राम है, जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसी के बेसिस पे हमारा पूरा डिजाइन होगा। हमने डिजाइन करना क्या है, हमने
इस वियर को डिजाइन करना है, हमने क्रैश शटर को डिजाइन करना है, हमने इम्पर्वियस एप्रन को डिजाइन करना है, हमने यहाँ पे दोनों साइडों पे लॉन्चिंग एप्रन को डिजाइन करना है, हमने यहाँ पे इन्वर्टेड फिल्टर को डिजाइन करना है, यहाँ पे ब्लॉक प्रोटेक्शन को डिजाइन करना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव इन सब चीजों का डिजाइन है। तो आपको आइडिया हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब हम इसमें पूरे स्टेप्स लिखे हुए सारे, ठीक है। अब ये कैसे डिराइव हुए हमारे को रिजल्ट से, किसी को यानी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना आपने तो बुक में होगी शायद, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ क्वेश्चन ही कराऊंगा, डेरिवेशन देखनी है जिसने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो आप कर सकते हो मुझसे। अब आपके पास डिफरेंट स्टेप्स हैं इसके अंदर, ये सारे 5 वाले मार्क में। ये मैं बुक से खोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने ना ये वाली फिगर खोली होगी, ये वाली, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो स्टेप 1 में आपने क्या करना है, पहले पहले आपको देखो उन्होंने डिस्चार्ज गिवन है आपको 2800 क्यूमिक्स, ठीक है। अब मैंने कहा था ना वो जो लेसी ने हमें एक फॉर्मूला दिया था बड़ा फिट सा, ये वाला लेसी ने क्या फॉर्मूला दिया था, E इज इक्वल टू 4.75 स्क्वायर रूट ऑफ क्यू। तो हम यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे फॉर लेंथ, ठीक है। हम P को L से रिप्लेस कर देंगे। तो L इज इक्वल टू 4.75 क्यू की पावर 1/2। L की आपके पास वाटर वे है, कितने वाटर वे आपके पास, ठीक है। तो वाटर वे को हम इसी फॉर्मूले से निकाल रहे हैं जिस फॉर्मूले से लेसी ने हमें वेक्यूम पेरीमीटर दिया था। तो क्यू की वैल्यू आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, आपके पास वाटर भी आ गया 250 मीटर्स। अब आपके पास डिस्चार्ज भी गिवन है, आपके पास वाटर वेट भी गिवन है। आप इन दोनों को जब डिवाइड कर दोगे तो आपके पास पर मीटर कितना फ्लो रेट आएगा उसके अगेंस्ट डिजाइन कर सकते हो। बजाय इसके कि आप 250 मीटर पे 28 के अगेंस्ट डिजाइन करो, आप 1 मीटर पे 11.2 के अगेंस्ट डिजाइन करो, ठीक है। तो ये हमने पहले पहले स्टेप में फाइंड कर लिया क्यू। यूनिट मीटर के लिए कितना फ्लो रेट होगा, तो हमारे पास यूनिट मीटर के लिए फ्लो रेट कितना आ रहा है, 11.2 क्यूबिक्स आ रहा है। पहला वाला स्टेप था ये फाइंड करना। अब अगले स्टेप में हमने फाइंड करनी है रेजिम स्काउट डेप्थ, यानी आर की वैल्यू। अब देन अगेन ये रेजिम स्काउट डेप्थ क्या होती है, स्काउरिंग की डेप्थ होती है, लेकिन अभी इतना कंसर्न नहीं है हमारा, तो इस पर आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है रेजिम स्काउट डेप्थ का, ये देखो आर इज इक्वल टू 1.35 क्यू की पावर क्यू स्क्वायर की पावर क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एफ और उसकी होल पावर 1/3, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला आपके पास है किसका, रेजिम स्काउट डेप्थ का। हमारे पास स्मॉल क्यू है, ये याद रखना है, ठीक है, पर मीटर वाला जो। तो हमने 11.2 यहाँ पे डाल दिया, इसका स्क्वायर सेल फैक्टर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था या नहीं था, हमने एज्यूम कर लिया। हमने एज्यूम कर लिया एफ की वैल्यू 1 है। अब एफ की वैल्यू भी ना रीजनेबली एज्यूम करनी है। एफ की वैल्यू एज्यूम करने के लिए मेरे ख्याल में टेबल था एक साइड, नहीं टेबल में नहीं, लेकिन 1 की करीब करीब होती है। तो हमने सिल्ट फैक्टर कितना ले लिया, 1 ले लिया। और वैसे इसकी वैल्यू जो होती है ना वो सॉइल के नेचर पर डिपेंडेंट होती है कि सॉइल आपके पास लोम है, सैंडी लोम है, क्ले है, कैसी है। तो उस बेसिस पे आप इसकी वैल्यू निकालते हो, ठीक है। तो मेरा ख्याल है सर ये वैल्यू दे देंगे, अगर नहीं देंगे तो हमने खुद लेनी होगी, सॉइल की टाइप की बनेगी, तो वो वैल्यूज पर देखनी पड़ेगी गूगल वगैरह से, ठीक है। तो अगर टाइम बच गया तो उनको लाजमी चेक कर लेना कि कौन सी सॉइल के अगेंस्ट कितना सिल्ट फैक्टर होना चाहिए। या शायद सर हमें सिंपल एमडी की वैल्यू दे दें और हमें सिल्ट फैक्टर खुद फाइंड करना है इस फॉर्मूले के थ्रू। ये जो है आपके पास ये एमडी, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड कर ली, रिजीम स्क्वायर है कितनी आ गई, 6.75 मीटर आ गई। अब अगला स्टेप है रिजीम वेलोसिटी फाइंड करना। उसका क्या फॉर्मूला हमारे पास डेवलप हुआ है, क्यू ओवर आर, यानी ये जो आपने फ्लो रेट पर यूनिट विड्थ फाइंड किया था, यानी फ्लो रेट जो पूरे वाटरवे की जगह 1 मीटर के वाटरवे पे था वो डिवाइड बाय रिजीम स्क्वायर। तो क्यू की 11.2 थी, रिजीम स्क्वायर 6.75 है, तो रिजीम वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई 1.66 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगला स्टेप आपके पास ये है कि अब वेलोसिटी आ गई, तो आप वेलोसिटी हेड फाइंड कर लो। वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला हम यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है वी स्क्वायर इनटू जी। वी आपने कितना फाइंड किया 1.66 फाइंड किया, और जी के 9.81 है, तो वेलोसिटी हेड कितना हो गया 0.14 मीटर हो गया, ठीक है। तो स्टेप 1 में आपने स्मॉल क्यू फाइंड किया अल्टीमेटली, स्टेप 2 में आपने वेलोसिटी हेड फाइंड किया अल्टीमेटली, ठीक है। बीच में ये दो इक्वेशंस थी। अब अगला स्टेप क्या है, तो हमारे पास कुछ लाइंस होती हैं बियर के अंदर, देखो एक हमारे पास है अपस्ट्रीम हाई फ्लड लाइन, एक हमारे पास है डाउनस्ट्रीम हाई फ्लड लाइन। इसके अंदर अगर हम वेलोसिटी हेड ऐड कर दें ना तो हमारे पास अपस्ट्रीम टोटल एनर्जी लाइन
और डाउनस्ट्रीम टोटल एनर्जी लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो एचएफएल और टीईएल के अंदर किस चीज का फर्क है, वेलोसिटी हेड का फर्क है, ठीक है। तो अब हमारा अगला स्टेप है, हमने इनके रिड्यूस लेवल्स फाइंड करने हैं इन चारों के, डाउनस्ट्रीम एचएफएल, डाउनस्ट्रीम टीईएल, अपस्ट्रीम एचएफएल, अपस्ट्रीम टीईएल, ठीक है। ये चार हमने फाइंड करने हैं। अब ये फाइंड हमने कैसे करने हैं, एचएफएल बिफोर कंस्ट्रक्शन, ये पैरामीटर में गिवन था क्वेश्चन के अंदर, कितना था देखो, हाई फ्लड लेवल बिफोर कंस्ट्रक्शन कितना था, 285 मीटर्स था। ये हमारे पास था हाई फ्लड लेवल बिफोर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आपने उसके अंदर वेलोसिटी हेड ऐड करना है। अब वेलोसिटी हेड जब आप उसके अंदर ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी लाइन का लेवल आ जाएगा। वैसे तो बिफोर कंस्ट्रक्शन हमारे पास वैल्यू थी इसकी, कितनी थी, 285 थी। तो वेलोसिटी हेड हमने ऊपर में फाइंड किया कितना है, 1। तुम डिस्कनेक्ट हो गए तुमसे। अब तुम्हारी आवाज आई है। वही है, हाँ तुम डिस्कनेक्ट हो गए थे, पता नहीं क्या इशू हुआ था। ठीक है। कहाँ तक सुना था, ये सुन लिया था ये वाला। पता नहीं वेलोसिटी कुछ बताया था, वेलोसिटी भी बंद हुआ था। हमने क्या कहते हैं, रिजीम स्काउट डेप्थ थी, रिजीम स्काउट डेप्थ से रिजीम वेलोसिटी निकाली, रिजीम वेलोसिटी से वेलोसिटी हेड आ गया। अब हमने आगे चार लेवल्स फाइंड करने हैं। कौन से चार लेवल्स फाइंड करने हैं, ये डाउनस्ट्रीम एचएफएल, डाउनस्ट्रीम टीएल, अपस्ट्रीम एचएफएल, अपस्ट्रीम टीएल, ठीक है। अब डाउनस्ट्रीम एचएफएल आपके पास किसके इक्वल होता है, हाई फ्लड लेवल बिफोर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हाई फ्लड लेवल बिफोर कंस्ट्रक्शन डाउनस्ट्रीम को, अपस्ट्रीम को क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप गियर बनाओगे, ठीक है, तो उससे वाटर लेवल रेज हो जाएगा ना, तो हाई फ्लड लेवल उसका एनहांस हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हाई फ्लड लेवल बिफोर कंस्ट्रक्शन इसलिए डाउनस्ट्रीम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक हो गया जी। तो डाउनस्ट्रीम आपके पास हाई फ्लड लेवल बिफोर कंस्ट्रक्शन होगा, उसका जो है आपके पास वो है एचएफएल, 285 मीटर्स हो गया। और उसमें वेलोसिटी हेड हमने ऐड किया, तो कितना हमारे पास आया, 0.14, तो 285.14 आया। अब अगला आपके पास क्या है, फ्लक्स है। फ्लक्स किसके इक्वल होते हैं, ये हमने उसमें भी किया था अपने मैनुअल में, एक एक्सपेरिमेंट में था। फ्लक्स क्या होते हैं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का डिफरेंस होता है, दैट इज अ फ्लक्स, ठीक है जी। तो फ्लक्स 1 मीटर है। अब जब आपके पास फ्लक्स 8 मीटर है, तो अपस्ट्रीम का कितना टोटल एनर्जी लेवल हो जाएगा, जाहिर है अगर आपके पास ये देखो, इसमें आप यहाँ तक पहुंचे हुए हो, ठीक है, और इसमें आप यहाँ तक पहुंचे हुए हो, तो इनके बीच में डिफरेंस फ्लक्स के लिए है ना सिर्फ, तो मैं सिंपल उसके अंदर ऐड कर दूंगा, 285.14 तो मैंने एक ऐड कर दिया, फ्लक्स की वैल्यू गिवन थी 1 मीटर, ठीक है जी। तो अपस्ट्रीम टोटल एनर्जी लेवल कितना होगा, 286.14 मीटर हो गया। अब टोटल एनर्जी लेवल आ गया, अब अपस्ट्रीम पे एचएफएल फाइंड करना है, ठीक है। एचएफएल किसके इक्वल आपके पास होता है, टोटल एनर्जी लेवल माइनस वेलोसिटी हेड। अब अपस्ट्रीम पे हमारे पास टोटल एनर्जी लेवल भी आ गया है, और हमारे पास कहते हैं वेलोसिटी हेड, हमें पता है कितना है, 0.14 है। तो हम 286.14 में से 0.14 माइनस कर देंगे सिंपल, तो हमारे पास 286 मीटर्स क्या आ गया, अपस्ट्रीम हाई फ्लड लेवल आ गया। तो अब देखो आपके पास डाउन स्ट्रीम हाई फ्लड लेवल कितना था, 285 था, जो कि एचएफएल बिफोर कंस्ट्रक्शन था। और यहाँ पे देखो आफ्टर कंस्ट्रक्शन 286 मीटर हो गया, क्लियर है। तो द पॉइंट इज, आपने पहले पहले फाइंड करना है डाउन स्ट्रीम टोटल एनर्जी लाइन। वो कैसे फाइंड करनी है आपने, आपने वेलोसिटी हेड को ऐड करना है हाई फ्लड लेवल बिफोर कंस्ट्रक्शन, जिसकी वैल्यू गिवन होगी। यहाँ से आपके पास डाउन स्ट्रीम टोटल एनर्जी लेवल आ गया, ठीक है, टोटल एनर्जी लाइन का लेवल आ गया। अब आपने, मैं रिपीट कर रहा हूँ,
वेलोसिटी रेट आपने फाइंड कर लिया, हाई फ्लूइड लेवल बिफोर कंस्ट्रक्शन गिवन है, इन दोनों को ऐड करोगे आपके पास डाउन स्ट्रीम टोटल एनर्जी लाइन के लेवल आ जाएगा। अब एफ्लेक्स गिवन है, एफ्लेक्स के थ्रू आप सिंपल इसके अंदर ऐड करोगे जिसको जो आपने फाइंड किया है डाउनस्ट्रीम टोटल एनर्जी लाइन, तो आपको अपस्ट्रीम टोटल एनर्जी लाइन आ जाएगी। अपस्ट्रीम टोटल एनर्जी लाइन आ गई, टोटल एनर्जी लाइन और एचएफएल के अंदर किस चीज का डिफरेंट होता है, वेलोसिटी हेड का डिफरेंस होता है। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे वेलोसिटी हेड, हमारे पास कितना आ गया 26 मीटर आ गया। तो यूं हमने पहले पहले हाई फ्लूइड लेवल बिफोर कंस्ट्रक्शन में वेलोसिटी हेड से डीएसटीएल फाइंड किया, फ्लक्स इस्तेमाल करके हमने यूएसटीएल फाइंड किया, यूएसटीएल आ गया, वेलोसिटी हेड पता था, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास यूएसएचएफएल आ गया। अब हमारे पास ये चारों लेवल्स हैं पड़े, कौन कौन से हैं हमारे पास, डाउनस्ट्रीम का हाई फ्लूइड लेवल, डाउनस्ट्रीम का टोटल एनर्जी लेवल, अपस्ट्रीम का हाई फ्लूइड लेवल, अपस्ट्रीम टोटल एनर्जी लेवल। तो हमने अपना स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया, हमने स्टेप 3 कंप्लीट कर लिया, हमने चारों लेवल्स फाइंड कर लिए। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट ये होता है, डाउनस्ट्रीम पे ना पानी का जब प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, तो उधर रेट्रोग्रेशन होती है, या रेट्रोग्रेडेशन क्या बोलते हैं इसको, रेट्रोग्रेशन उधर होती है। अब रेट्रोग्रेशन में क्या होता है, आपके पास ना डाउनस्ट्रीम पे स्काउरिंग शुरू हो जाती है, यहाँ पे थोड़ी सी सॉइल एरोड होने लग जाती है, तो रेफरेंस लेवल आपका सेम रहता है, ऊपर से सॉइल एरोड हो गई है तो उसका मतलब है लेवल गिर जाएगा, ठीक है ना। रेफरेंस लेवल आपने ये सेट किया हुआ था, इधर से स्काउरिंग हो गई, सॉइल कम हो गई, जाहिर है पानी नीचे आ जाएगा, तो रेट्रोग्रेशन के बाद आपके पास एच कम हो जाता है, ठीक है। तो हमने इसको भी अकाउंट करना है। तो हम डाउन स्ट्रीम पे एच जो हमने शुरू शुरू में किसके इक्वल लिया था, 285 के इक्वल लिया था, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, हम उस 285 में से 0.5 माइनस कर देंगे, 0.5 हमने रेट्रोग्रेशन के लिए डेप्थ ली है, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास अब पांचों लाइन आ गई। पांचों लाइन में कौन कौन सी लाइन है हमारे पास, पहले पहले हमारे पास है, ये मैं बार बार रिपीट इसलिए करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। अपस्ट्रीम टोटल एनर्जी लेवल, अपस्ट्रीम हाई फ्लूइड लेवल, डाउनस्ट्रीम टोटल एनर्जी लेवल, डाउनस्ट्रीम हाई फ्लूइड लेवल, डाउनस्ट्रीम हाई फ्लूइड लेवल आफ्टर रेट्रोग्रेशन। और हमारे पास ये वाला जो है ना डाउनस्ट्रीम एचएफएल, ये हमें गिवन होगा डाउनस्ट्रीम एचएफएल, ठीक है। इसके थ्रू हम ऊपर वाला फाइंड करेंगे, ऊपर वाले से हम फ्लेक्स के थ्रू इसके ऊपर वाले पे पहुंच जाएंगे, यहाँ से इसके नीचे वाले पे पहुंच जाएंगे, और यहाँ से रेट्रोग्रेशन को काउंट करते हुए इसके नीचे वाले पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो जो हमने 5 अपने लेवल्स फाइंड कर लिए, स्टेप 3 कंप्लीट। अब अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में आपने फाइंड करनी है के की वैल्यू, यानी के की वैल्यू फाइंड करके हमने अल्टीमेटली क्रेस्ट लेवल फाइंड करना है। अब हम के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला डिराइव किया गया है, किसकी इक्वल होता है, q इक्वल टू 1.70 के की पावर 3/2, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब q हमने फाइंड किया था ऊपर, ये हमने फाइंड किया था 11.2 क्यूबिक्स पर मीटर, ठीक है। q की वैल्यू आपके पास है पड़ी 1.70 नीचे है, तो आपके पास कैपिटल के की वैल्यू आ जाएगी, वो किसकी इक्वल हो गया 3.56 मीटर्स की इक्वल हो गया। तो ये हमने कैपिटल के फाइंड कर लिया। अब कैपिटल के किस चीज पे रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए हम फिगर पे आते हैं। ये देखो, अपस्ट्रीम टोटल एनर्जी लाइन से लेके जो वियर का टॉप है ना, वियर वॉल का जो टॉप है, जहां तक का डिस्टेंस हमारे पास के इक्वल है, ठीक है, ये के इक्वल है। अब देखो हमारे पास अपस्ट्रीम टोटल एनर्जी लाइन हमने पिछले स्टेप में फाइंड कर ली थी, हमारे पास के की वैल्यू आ गई है, मैं अपस्ट्रीम में से के की वैल्यू माइनस कर दूं, मेरे पास इसका लेवल आ नहीं जाएगा वॉल का। तो मेरे पास अपस्ट्रीम टोटल एनर्जी लाइन कितनी थी, 286.14, ठीक है, 286.14 माइनस के की वैल्यू 3.56, मेरे पास 282.58 मीटर्स आ गया। और ये हमारे पास क्या है, ये क्रस्ट का लेवल है। क्रस्ट का लेवल क्या आपके पास होता है, क्रस्ट का लेवल आपके पास ये टॉप वाला लेवल है, यहाँ तक कितना लेवल है, ठीक है, ये जो टॉप पे है। तो यूं हमने फाइंड कर लिया क्रस्ट लेवल। अगला स्टेप कंप्लीट हो गया, स्टेप 4। अब हमने जाना है स्टेप 5 के ऊपर। स्टेप 5 में हमने फाइंड करना है पॉन्ड लेवल। अच्छा पॉन्ड लेवल क्या होता है, आपने केनाल, हम क्यों बनाते हैं ये, बहुत सारे इसके फवायदे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप कैनाल को एक रेगुलेटेड फ्लो फराहम कर सको, ठीक है। यानी ऐसा ना हो कि बाजू का रिवर खुश्क है तो कैनाल में पानी ना जा रहा हो, या बाजू का आपके पास रिवर में बहुत पानी हो गया तो कैनाल ओवरफ्लड हो जाए। तो आप एक कांस्टेंट लेवल मेंटेन करते हो वियर के पीछे, उस कांस्टेंट लेवल को पॉन्ड लेवल कहते हैं। उस पॉन्ड लेवल की वजह से कैनाल में एज पर जो रिक्वायरमेंट एक अच्छा हो जाता है, ठीक है, जब आपको रिक्वायर्ड होता है। तो पॉन्ड लेवल हमारे पास कितना होता है, पॉन्ड लेवल हमारे पास होता है जितना कैनाल के अंदर डिमांड है हमारी, ठीक है। अब कैनाल के अंदर डिमांड कितनी है, ये देखो, कैनाल का उन्होंने फुल सप्लाई लेवल दिया हुआ है 284 मीटर्स, ठीक है, 284 मीटर्स उन्होंने कैनाल का फुल सप्लाई लेवल दिया हुआ है। अब हमें पता है कि कैनाल के अंदर पानी रेगुलेटर के थ्रू जाता है, और जब रेगुलेटर के थ्रू जाएगा तो वहाँ पे एनर्जी लॉस आएगा, तो उसको हम कह देते हैं 0.5 मीटर्स, लेट्स से एनर्जी लॉस है, ठीक है। तो फुल सप्लाई लेवल 284 था, एनर्जी लॉस 0.5 मीटर्स है, तो यानी हमारी कैनाल को एनी टाइम 284.5 मीटर्स तक का पानी चाहिए होगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉन्ड लेवल है। अब जितना हमारे पास पॉन्ड लेवल होगा, ठीक है, उतना ही ये हमारे पास शटर आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर फॉर इंस्टेंस पॉन्ड लेवल मेरे पास यहाँ पे कहीं लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो शटर मेरा पॉन्ड लेवल तक आएगा। तो शटर का जो अपर एक्सट्रीम है वो पॉन्ड लेवल के साथ कंसाइड करता है, ठीक हो गया जी।
तो पॉन्ड लेवल हमारे पास कितना आ गया, 284.5 मीटर्स आ गया। और मुझे पता है कि मेरी वॉल जो थी, जो क्रेस्ट लेवल था वो था 282.5, ठीक है। तो मेरे पास देखो, ये वाली हाइट भी मुझे पता है यहाँ तक कितनी है, और पॉन्ड लेवल की हाइट भी पता है। तो पॉन्ड लेवल की हाइट में से मैं अगर ये वाली हाइट माइनस कर दूं तो मेरे पास इसकी हाइट नहीं आ जाएगी, जो क्रेस्ट शटर है, आ जाएगी, डेफिनेटली आ जाएगी, ठीक है। तो हमने 284.5 जो कि हमारे पास लेवल था पॉन्ड का, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया क्रेस्ट का लेवल, जो कि 22.58 हमने फाइंड किया था। तो हमारे पास किस चीज की हाइट आ गई, हमारे पास शटर की हाइट आ गई। तो अब हमारे पास शटर की हाइट आ गई है। ये शटर का रिड्यूस लेवल नहीं, ये शटर की हाइट है, ठीक है। वियर की हाइट हमने फाइंड नहीं की, वियर का तो हमने सिर्फ रिड्यूस लेवल फाइंड किया। वियर की हाइट हमने भी फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 के अंदर, यहाँ तक समझ आ गया ना कि हमने पॉन्ड लेवल के थ्रू हाइट ऑफ क्रेस्ट शटर फाइंड कर दी, जो कि 1.92 मीटर आई है। अब स्टेप नंबर 6 के अंदर हमने जो फाइल्स प्रोवाइड करनी थी अपस्ट्रीम एंड पे और डाउनस्ट्रीम एंड पे, इनकी हमने डेप्थ फाइंड करनी है, कितनी डीप होंगी ये, ठीक है। अब उसका फॉर्मूला क्या है, अपस्ट्रीम का फॉर्मूला होता है अपस्ट्रीम एचएफएल, जो हमने ऊपर स्टेप नंबर 3 में फाइंड किया था, माइनस 1.5 टाइम्स आर। आर हमने कहाँ फाइंड किया था, आर हमने स्टेप नंबर 2 में फाइंड किया था, ये रेजीम स्काउट है, ठीक है। तो आपने कहाँ गया ये, ठीक है, अपस्ट्रीम एचएफएल माइनस 1.5 आर। अपस्ट्रीम एचएफएल कितना था, 286 मीटर था, स्टेप नंबर 3 में फाइंड किया था। और डाउनस्ट्रीम, सॉरी अपस्ट्रीम आपके पास वो सॉरी रिजीम डेप्थ कितनी है, 6.75 है, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो द पॉइंट इज, आपने रिड्यूस लेवल अपस्ट्रीम पाइल के बॉटम को फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, अपस्ट्रीम लेवल कैसे थे, जिससे 3 में फाइंड किया था, माइनस 1.5 टाइम्स आर, जिससे 2 में फाइंड किया था। तो हमारे पास रिड्यूस लेवल कितना आ गया, 275.8 मीटर आ गया। अब हम इसको राउंड अप करें 276 मीटर पे, तो अब हमारे पास देखो एक और पैरामीटर क्वेश्चन में गिवन था, वो क्या था, बेड का लेवल कितना है। देखो डाउनस्ट्रीम बेड लेवल, यानी मिनिमम वाटर लेवल। मिनिमम वाटर लेवल कब होगा, जब कोई पानी नहीं होगा, ठीक है। जब कोई पानी नहीं होगा तो जो बेड का लेवल होगा आपके पास, वही मिनिमम वाटर लेवल होगा। तो 278 मीटर का प्लस मिनिमम वाटर लेवल है, ठीक हो गया जी। और हमारे पास अ, ये कितना आया है, रिड्यूस लेवल बॉटम ऑफ अपस्ट्रीम पाइल का 276 मीटर है। तो अगर 278 मीटर तक मट्टी है, ठीक है, और 276 मीटर तक आपने पाइल का बॉटम देना है, तो पाइल की डेप्थ कितनी होगी, कॉमन सेंस 2 मीटर होगी, ठीक हो गया जी। इसी तरह आपने डाउन स्ट्रीम पे फॉर्मूला लगाना है। अपस्ट्रीम का क्या फॉर्मूला था, अपस्ट्रीम पाइल का फॉर्मूला क्या था, अपस्ट्रीम एचएफएल माइनस 1.5 टाइम्स आर। इसी तरह डाउनस्ट्रीम पाइल का क्या फॉर्मूला है, डाउनस्ट्रीम एचएफएल आफ्टर रेट्रोग्रेशन, ठीक है, ये जो हमने रेट्रोग्रेशन के बाद लिया था 24.5 माइनस 2 टाइम्स आर, ठीक है। तो वहां पे 1.5 टाइम्स आर है, इधर 2 टाइम्स आर है, ठीक है। इधर लेवल एचएफएल है अपस्ट्रीम का, इधर लेवल है एचएफएल आफ्टर रेट्रोग्रेशन डाउनस्ट्रीम का, ठीक है। तो हमने रिड्यूस लेवल बॉटम का कितना फाइंड किया, 271 मीटर है। अब ये कितना था, 278 मीटर था। तो 278 माइनस 271, 7 मीटर, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम पाइल हमारे पास 7 मीटर डीप है, अपस्ट्रीम पाइल हमारे पास 2 मीटर डीप है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 6 के अंदर हमने पाइल्स की डेप्थ फाइंड कर ली है, और उसके लिए हमारे पास डेटा स्टेप 3 और स्टेप 2 से आया था। तो यूं हमारे पास क्या आ गई, कट ऑफ की डेप्थ आ गई, पाइल की कट ऑफ भी कहते हैं, ठीक हो गया जी। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने अगले स्टेप में फाइंड करना है इस वियर की हाइट। फ्लैश हीटर की हाइट तो फाइंड कर लिया ना, वेयर की हाइट पेंडिंग है। वेयर की हाइट हमने वेयर की हाइट हमने अगले स्टेप में फाइंड करनी है। अब ये हम कैसे कर सकते हैं, ये देखो, हमारे पास पॉन्ड लेवल है कि नहीं है। पॉन्ड लेवल हमारे पास कितना था, पॉन्ड लेवल, पॉन्ड लेवल कह रहा हूँ मैं, सॉरी, क्रैश का लेवल। क्रैश का लेवल हमारे पास कितना है, 282.5 है। क्रैश का लेवल हमारे पास क्या होता है, यहाँ से लेके टॉप से लेके बॉटम तक, ठीक है। ये ये हमारे पास क्रैश का लेवल है। ये हमारे पास कितना है, 282.5। और हमारे पास पता है हमारे बेड का कितना लेवल है, ये क्वेश्चन में गिवन था 278, ठीक है। तो बेड का लेवल 278 है और क्रैश के टॉप का लेवल 282.5 है। तो इनको सिंपली माइनस कर दोगे, आपके पास 4.58 मीटर क्रैश की हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्रैश की हाइट कैसा ही, हमने बेड का लेवल लिया, हमने टॉप का लेवल लिया, उन दोनों को माइनस किया, इसकी हाइट आ गई। तब हमारे पास इसकी हाइट भी आ गई है, पहले फाइंड कर ली थी, अब इसकी हाइट भी आ गई है। तो हमारे पास नीचे जो वॉल है उसकी हाइट आई है 4.58 मीटर, जो ऊपर क्रैश शटर था उसकी हाइट आई है 1.92 मीटर। तो टोटल हमारे पास कितना स्ट्रक्चर की डेप्थ बन गई, 6.5 मीटर, दोनों की समेशन, ठीक है। तो यूं हमने फाइंड क्या कर लिया चीज, टोटल वो अपने स्ट्रक्चर का कंपोजिट जो इसका लेवल बनता था, ठीक है। इन्होंने इसको कैसे किया है, पहले इन्होंने गेट प्लस का लेवल फाइंड किया था, हमने कितना आया था, 24.5 आया था।
जो पॉन्ड लेवल था हमारे पास, ठीक है, उसमें से उन्होंने माइनस कर दिया, बेड के लेवल 6.5 मीटर आ गया। अब 6.5 मीटर आपको टोटल स्ट्रक्चर की डेप्थ है, बेस्ट की कितनी थी 1.92 थी, माइनस करके किस चीज की बच जाएगी, वॉल की बच जाएगी, वो कितनी बच गई 4.58 मीटर। तब हमारा डिजाइन इस सेंस में ये हमारे अभी हमने डिजाइन शुरू नहीं किया, अब हमने सारे ये इनपुट्स फाइंड किया, डिजाइन अब शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये सवाल काफी लंबा होगा, तो आपने ये पहले 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, ठीक है। इनके थ्रू आपके पास वो वैल्यूज आ जाएंगी जिसकी बेसिस पे अब आप काबिल हो इसके कि आप डिजाइन कर सको। अब डिजाइन में मैंने क्या कहा था, किस किस चीज का डिजाइन करना होता है, हमने डिजाइन करना होता है इन सब का, इसका भी करना है, 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 इसका भी करना है। बेस्ट शर्ट का डिजाइन हो गया, उसकी थिकनेस कोई नहीं देनी होती, उसकी हाइट ही देनी होती है, तो वो तो डिजाइन हो चुकी है। अब हम प्रोसीड करेंगे पहले पहले अपनी वियर की क्या कहते हैं उस पे डिजाइन पे, वियर डिजाइन में हम इसकी टॉप बिट फाइंड करेंगे, हम इसकी बॉटम बिट फाइंड करेंगे, ठीक हो गया जी। ये दो बिट्स फाइंड करनी है। अब आपने क्या करना है, टॉप बिट्स के लिए पहले पहले आपने फाइंड करनी है अपस्ट्रीम हाई फ्लो लेवल, हाई फ्लड लेवल माइनस क्रेस्ट लेवल। क्रेस्ट लेवल हमारे पास क्या था, जो हमारे पास था इधर तक का लेवल, और क्रेस्ट लेवल हमारे पास कितना आया था, ये हमने फाइंड किया था किधर, ये 282.5 मीटर था हमारे पास क्रेस्ट का लेवल। और क्रेस्ट के लेवल और जो क्या ना पॉन्ड लेवल था उनका डिफरेंस क्रेस्ट मीटर में थे, ठीक है। क्रेस्ट लेवल 282.58 है, तो 282.58 हमारे पास ये आ गया क्रेस्ट लेवल ये। और हमारे पास अपस्ट्रीम हाई फ्लड लेवल कितना है, हमने स्टेप नंबर 3 में फाइंड किया। अपस्ट्रीम हाई फ्लड लेवल किधर गया हमारा, ये अपस्ट्रीम हाई फ्लड लेवल 286 मीटर, ठीक हो गया जी। तो यूं हमने 286 मीटर्स और 282.5 का डिफरेंस ले लिया। तो टॉप रेट का पहला स्टेप क्या है, आपने अपनी हाई फ्लड लेवल माइनस फर्स्ट लेवल के डिफरेंस लेना है। अब बस डी आ जाएगा, ये डी फिगर में एग्जैक्टली लेवल किधर है, ये देखो, ये आपके पास क्या था। अब डी और के में क्या फर्क है, डी और के में सिर्फ वेलोसिटी हेड का फर्क है। तो ऑल्टरनेटिवली हम इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं कि के की वैल्यू में से वी स्क्वायर बाय 2g माइनस कर दे तो आपके पास ये डी की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास डी की वैल्यू आ गई है। अब तीन फॉर्मूले टॉप रेट के लिए, ठीक है, तीन फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला जो है वो है डी ओवर अंडर रूट टी। टी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो हमारे पास कितनी है 2.24 है, और डी आपके पास क्या है 3.42 है। तो 2.3 मीटर की कहते हैं आपके पास वो बन जाएगा, क्या कहते हैं उसको, टॉप रेट बन जाएगी इस फॉर्मूले के थ्रू। अच्छा, अब ये 2.24 जो है ये मेरा ख्याल है और जो फ्लोर है ना नीचे उसकी वो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, अनलेस की हमारी वियर वॉल ही कंक्रीट की है, लेकिन हैचिंग से तो नहीं लग रहा। तो ये मुझे अभी जैसे नहीं, मैं श्योर कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी है, ये नीचे इम्परविस फ्लोर की है या फिर वियर वॉल की है, तो ये चेक करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इम्परविस फ्लोर की होगी, वहाँ पे नहीं गिवन, ठीक है। तो ये एक बार चेक कर लेना इसको कि ये किसकी है, ये हमारे पास क्या इम्परविस फ्लोर की है या वियर वॉल की है। अच्छा, पहले पहले फॉर्मूले से हमने विड्थ निकाल ली। अब अगला फॉर्मूला जो है ना वो स्लाइडिंग कंसिडरेशन अपने अंदर लेके आता है। ये हमने उसमें पढ़ा था ना डॉक्स में, स्लाइडिंग जैसे रिटर्निंग बॉल वगैरह की होती है, ठीक है। तो स्लाइडिंग कंसिडरेशन से आपके पास ये फॉर्मूला है 3 टाइम्स डी डिवाइड बाई 2 टाइम्स रो। डी हमने फाइंड कर लिया, अभी यहाँ पे 3.42 और रो की वैल्यू क्या 2.24, यहाँ से हमारे पास एक और टॉप बिट आ गई। फिर प्रैक्टिकल कंसिडरेशन यानी एक और फॉर्मूला है S+1। एस क्या है, क्रेस्ट शटर की हाइट प्लस 1। क्रेस्ट शटर की हाइट हमने कितनी फाइंड की थी, ये भैया हमने क्रेस्ट शटर की हाइट फाइंड की थी 1.92 मीटर्स, ठीक है। तो 1.92 मीटर्स प्लस 1, तो आपने अपनी रियर वॉल की टॉप विड्थ तीन फॉर्मूला से निकाल ली। एक पहला पहला फॉर्मूला था, अगला स्लाइडिंग कंसिडरेशन थी, आपने प्रैक्टिकल कंसिडरेशन थी। तो हमारे पास अब जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना वो आपकी टॉप विड्थ होगी। तो मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पे 2.92 आ रही है, ठीक है। इसको राउंड अप करके हमने 3 मीटर लिख दिया। तो जो मैक्सिमम टॉप विड्थ आएगी ना इन तीनों फॉर्मूलों से, वो आपकी रियर वॉल की टॉप विड्थ बन जाएगी। तो हमने रियर वॉल की टॉप विड्थ फाइंड कर ली है। अब अगला स्टेप है रियर वॉल की बॉटम डेप्थ फाइंड करना, बॉटम विड्थ फाइंड करना, सॉरी। हमने अपने वियर वॉल की टॉप विड्थ फाइंड कर ली है इन तीन फॉर्मूलों की मैक्सिमम वैल्यू से। अब बॉटम विड्थ फाइंड करनी है। अब बॉटम विड्थ फाइंड करने के लिए यहाँ पे इस एग्जांपल में दो स्टेट्स कंसीडर की हैं, ठीक है। एक स्टेट क्या है, व्हेन द वाटर इज टू द टॉप ऑफ द क्रेस्ट गेट्स विद नो टेल वाटर, ठीक है। और स्टेट टू क्या आपके पास, व्हेन द वाटर इज फ्लोइंग ओवर द वियर एंड द वियर इज सबमर्ज्ड, ठीक है, कंसीडरिंग द टेल वाटर जस्ट एट द क्रेस्ट ऑफ द वियर, ठीक है। तो ये दो स्टेट्स हैं, इन दो स्टेट्स से हम बॉटम विड्थ निकालेंगे और फिर जो सी ग्रेटर वैल्यू होगी वो वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास वही जो हमने डॉक्स में पढ़ा था, कंसर्न कॉन्सेप्ट किस चीज का आ गया, ओवरटर्निंग मोमेंट का और रेजिस्टिंग मोमेंट का। अब हम जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, ये देखो ये स्ट्रक्चर है, इस पे एक ओवरटर्निंग मोमेंट होगा जो इसको ऐसे ना ऐसे ऐसे ओवरटर्न करना चाहिए, इसको ऐसे गिरा देना चाहिए, ऐसे ओवरटर्निंग।
फिर एक इसका रेजिस्टिंग मोमेंट होगा, ठीक है, उसको कम फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इन दो मोमेंट्स को बैलेंस करके हमें विड्थ निकालनी है, स्टेट वन में भी स्टेट टू में भी। स्टेट वन के अंदर आपके पास ओवर टर्निंग मोमेंट का क्या फॉर्मूला है, डब्ल्यू एच प्लस एस क्यूब डिवाइड बाय 6। एच प्लस एच क्या है, एच आपके पास की रियर वॉल की हाइट, एच किसके पास है, क्रस्ट शटर की हाइट, ठीक है। तो इन दोनों की कंबाइंड हाइट कितनी बनी थी, 6.5 मीटर बनी थी। ये देखो, ये है हमारे पास कितना, 6.5 मीटर, ठीक है जी। तो कंबाइंड हाइट वाटर की वैल्यू क्या होती है, यूनिट वेट 9.81 डिवाइड बाय 6, तो 449 किलो न्यूटन पर मीटर हमारे पास ओवर टर्निंग मोमेंट की वैल्यू आ गई। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिंग मोमेंट किस फॉर्मूले से आएगा, उसका ये बड़ा लंबा सा फॉर्मूला है, सही नहीं फॉर्मूले गिवन है फॉर्मूला शीट में, ये वाले। आई गेस नो, मैं चेक करता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जो है ना, ये हमारे पास रेजिस्टिंग मोमेंट का फॉर्मूला है। अब इसमें हमारे पास ना स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू में पता है 2.24 है, डब्ल्यू की वैल्यू पता है 9.81 है, एस की वैल्यू क्या है 1.9 हमने ऊपर फाइंड की थी, एच की वैल्यू क्या है 4.58 हमने ऊपर फाइंड की थी, बी अननोन है, ये तो फाइंड करना है। ए की वैल्यू क्या है आपके पास 3 मीटर है, 3 मीटर कहाँ से आया, आपने ये भी ऊपर फाइंड किया है, टॉप बिट, ठीक हो गया जी। और रो की वैल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी कैपिटल एच ई पीछे वाला जो है आपके पास, ठीक है। तो सारे पैरामीटर्स नोन है, लंबी इक्वेशन है लेकिन सारे पैरामीटर्स नोन है, सिर्फ बी अननोन है जो कि हमने फाइंड करना है। सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की इसके अंदर और इसको इक्वेट कर दिया किसके इक्वल, द ओवर टर्निंग मोमेंट, ठीक है। तो हमने अपने रेजिस्टिंग मोमेंट जिसका फॉर्मूला ये था, उसको हमने इक्वेट कर दिया टू द ओवर टर्निंग मोमेंट। क्यों इक्वेट किया, ताकि ओवर टर्निंग मोमेंट और रेजिस्टिंग मोमेंट की इक्वेशन से हम विड्थ फाइंड कर रहे हैं, बॉटम विड्थ, ठीक है। इसको सॉल्व किया, लंबी सी इक्वेशन में सॉल्व करना है इसको, आंसर हमारे पास क्या आ गया, 5 मीटर्स आ गया। तो ये हमने बॉटम विड्थ फाइंड की है स्टेट वन से। अब हम स्टेट टू पे आते हैं। वैसे 3 स्टेट्स होती हैं लेकिन तीसरी स्टेट इन्होंने नहीं की एग्जाम्पल में, मुझे नहीं पता कि नहीं की इन्होंने तीसरी स्टेट, लेकिन होती 3 स्टेट्स हैं, तीनों स्टेट्स के फॉर्मूले हैं और जो मैक्सिमम आती है वो लेनी होती है। मसलीन आई गेस ये हम बहुत डिटेल में चले गए हैं, वो फॉर्मूला गिवन भी हाँ, नहीं है इसका। और ये सर ने स्लाइड में भी स्टेप 7 तक के स्टेप 6 तक किया हुआ है। वो लेकिन थी उसमें डिजाइन तो शुरू नहीं हुआ था, ये अब डिजाइन तो यहीं से शुरू हुआ है। हाँ डिजाइन तो ये है, डिजाइन तो यही से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये जो एम आर जो ओवर टर्निंग मोमेंट है इसका फॉर्मूला नहीं गिवन, फॉर्मूला शीट। ये तो फिर है, अब ये तो कोई याद भी नहीं कर सकता, इलॉजिकल इसका। यार फिर ये फिर है मैं कि काम करना, तू सर से पता कर यार इस चीज का कि ये है या नहीं तो। मैं चेक करता हूँ, सुबह मैसेज करते हूँ सर को। क्योंकि क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा इससे हाँ ना फर्क आएगा। बहुत, ठीक है मैं तो समझ से बोला। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या कह रहे हो आप लोग। यार मैं फहीम मैं कह रहा था फहीम पूछ लेगा ना कि ये इंक्लूडेड है नहीं, ये बहुत मुश्किल चीज है ये। वो अब जिस तरह वो कह रहा है कि स्लाइड्स में भी नहीं डाला सर ने, क्या पता इंक्लूडेड ही ये ना बहुत हो ना। डिटेल यार, देखो मुझे करते करते इतना टाइम लग गया इसमें, तो नहीं ये कहाँ से आ गया बीच में, साइड में नहीं। तो आपने क्या कहते हैं इन दोनों को आपस में इक्वेट किया, अब बस स्टेट वन के थ्रू विड्थ आ गई। अब स्टेट स्टेट वन, स्टेट टू, स्टेट थ्री, 3 स्टेट्स हैं, ठीक है। अब इस एग्जांपल में इन्होंने तीसरी स्टेट नहीं कंसिडर की, पहली 2 स्टेट्स कंसिडर की हैं। मुझे नहीं पता इसका रीजन क्या है कि इन्होंने तीसरी स्टेट नहीं कंसिडर की। अब सेकंड स्टेट में आपके पास ओवर टर्निंग मोमेंट का क्या फॉर्मूला है, डब्ल्यू एच एच स्क्वायर बाई 2, ठीक है। आपके पास सारी वैल्यूज नोन है। अब यहाँ से क्या कहते हैं वो कर लोगे, नहीं, आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू भी है, आपके पास कैपिटल एच की वैल्यू भी है, आपके पास स्मॉल एच की वैल्यू नहीं है। अब स्मॉल एच की वैल्यू कहाँ से लाओगे, स्मॉल एच की वैल्यू डी की इक्वल है, और डी का फॉर्मूला क्या है, यूज किया जो शुरू में फाइंड किया था, सी की वैल्यू इंटू 2g, ठीक हो गया जी। और आगे देखो उसमें नोट क्या लिखा हुआ है, निगलेक्टिंग द वेलोसिटी अप्रोच। तो स्टेट टू पे हम आ गए, स्टेट टू के ओवर टर्निंग का फॉर्मूला ये है, इसमें सारी वैल्यूज वन है एक्सेप्ट फॉर द वैल्यू ऑफ एच। एच की वैल्यू हम डी की इक्वल लेंगे, और डी का फॉर्मूला क्या है, ये है। इसके लिए हमारे पास क्यू की वैल्यू भी नोन है, जी की वैल्यू सबको पता कितनी होती है, और सी की वैल्यू जो है ना, ये हमारे पास कहाँ से आएगी, ये हमारे पास आएगी पता नहीं ये लेसी में थी कैनेडी में थी, ये लेसी या कैनेडी या किसी और थ्योरी में सी की वैल्यू गिवन होती है जो कि इस रेंज में होती है। तो वहीं से वैल्यू लेनी है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सी थ्योरी थी, ठीक है। तो सी की वैल्यू आपने वहां से ले लेनी है, सी इन्होंने 0.5 मीटर जिन किया, क्यू की वैल्यू 11.2 है, हम हमारे पास एच की वैल्यू कितनी आ गई, 3.5 मीटर्स आ गई। अब डब्ल्यू भी है, कैपिटल एच भी है, स्मॉल एच भी है, सारे पैरामीटर्स दो ना, हमें ओवर टर्निंग मोमेंट फाइंड कर लिया 360.1 किलोमीटर पर मीटर। अब ओवर टर्निंग मोमेंट को हम इक्वेट करेंगे टू द रेजिस्टिंग मोमेंट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, डब्ल्यू कैपिटल एच रो माइनस वन डिवाइड बाई 12 बी स्क्वायर प्लस ए बी। डब्ल्यू भी पता है हमें, कैपिटल एच भी पता है हमें, रो की वैल्यू भी पता है, बी हमने फाइंड करना है और ए की वैल्यू भी पता है।
रेजिस्टिंग मोमेंट को हम इक्वेट करें ओवरटर्निंग मोमेंट जो हमने फाइंड किया था, ठीक है, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया इसको, यानी उसको साइड में लेके गए और हमारे पास बी की वैल्यू 8 मीटर आ गई। तो स्टेट टू थी आपके पास, स्टेट टू से बॉटम वेट था ये 8 मीटर, ठीक है, और स्टेट वन से बॉटम वेट था ये 5 मीटर। तो जो से ग्रेटर होगी बॉटम वेट वो चूज करनी है, तो हम 8 मीटर चूज करेंगे, ठीक है। हमने 3 वेट्स फाइंड की थी, इनमें जो मैक्सिमम वेट है वो कंसिडर करनी है। 3 स्टेट्स हैं इस क्वेश्चन में, 2 स्टेट्स कंसिडर की, इनमें से जिसकी बड़ी वैल्यू आई है वो अपने एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कंप्लीट हो गया है, वियर वॉल का डिजाइन, ठीक है। ये जो हमारे पास है ना वियर वॉल, हमने इसकी टॉप वेट भी फाइंड कर ली है, बॉटम वेट भी फाइंड कर ली है, तो स्लोप्स दोनों साइड पे इक्वल देनी है, ठीक है, स्लोप्स इक्वल देनी है। वो क्रैश शटर की सिर्फ हाइट फाइंड करनी थी जो हमने पहले फाइंड कर ली थी। तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना ये डिजाइन हो गया। अब इम्परवियस फ्लो रह गया है, ठीक हो गया जी, और ये आपके पास 4 चीजें रह गई हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। कितनी देर का हो रहा है? 15 मिनट करिए। ये देखो, ये हमारे पास है ब्लाइस क्रीप थ्योरी का फॉर्मूला, L इज इक्वल टू सी एच, ठीक है। यहाँ पे L आपके पास क्रीप लेंथ होती है, C यहाँ से कोफिशिएंट आता है, और H की आपके पास एक हेड की वैल्यू होती है। तो हमारे पास हेड कितना है यहाँ पे 6.5 मीटर है, क्योंकि हमारे पास जो नीचे वियर था और जो ऊपर आपके पास उसके क्रेस्ट शटर है उसकी हाइट कितनी 6.5 मीटर है। तो हमने 12 को 6.5 से मल्टीप्लाई किया, 12 कहाँ से आया, 12 हमने इस टेबल से ले लिया, कोर्स प्लेट्स एंड एज इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, ठीक है। तो 12 के लिए यहाँ से आ गई, तो हमारे पास फॉर्मूले से क्रीप लेंथ आ गई, टोटल क्रीप लेंथ। तो हमने याद है इस एग्जाम्पल के अंदर फाइंड की थी, कैसे फाइंड की थी एग्जाम्पल के अंदर, ये देखो, ये हमने फाइंड की थी, पहले इधर से इधर गए थे, फिर ऐसे आगे गए थे, फिर ऐसे गए थे। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट वैल्यू आ गई वो वाली, एच की वैल्यू पता थी, सी की वैल्यू अपने वहां से ले ली, अब तो क्रीप लेंथ की वैल्यू आ गई। क्रीप लेंथ कितनी है आपके पास है 78 मीटर्स है। और इसके अंदर अच्छा अभी और भी है, इसके अंदर 6.5 भी ली है। तो 6.5 इन्होंने क्या इसलिए ली है कि डाउन स्ट्रीम पे आपके पास कोई पानी नहीं है, और कोई पानी मिनिमम वाटर लेवल, यानी कि मिनिमम वाटर लेवल क्या होगा जब कोई पानी नहीं होगा, जब कोई पानी नहीं होगा तो डिफरेंस 6.5 मीटर का ही होगा ना, जैसे वहां पे 4 मीटर का था, तो इसलिए 6.5 मीटर ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक हो गया जी। तो 6.5 मीटर मल्टीप्लाई बाई 12, आपके पास क्रीप लेंथ आ गई 78 मीटर्स। पहला पहला स्टेप ये था। अब उसके बाद सर ने मेरा ख्याल है जो ऑनलाइन क्लास थी कहीं अगर ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, उसमें आपके पास सिलेबस में, तो सर ने कहा नहीं था कि ये वाली की कहते हैं आपने कैलकुलेशन करके भेजनी है, तो ये तो आई डिजाइन में रही है, पहले तो कहीं आई नहीं है, है? हाँ, ये आई थिंक इंक्लूडेड ही होगा, क्योंकि ये वाली जो है फार्मूला ये गिवन है फार्मूला शीट। गिवन है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला तो स्मॉल ही डिजाइन में होने हैं, और तो कहीं स्मॉल नहीं है। हाँ, ये होगा फिर। और आज मुझे लेकिन याद है ऊपर सर ने वाला क्लास वो में कहा फार्मूला था फिर मैं सर डिजाइन से ऑफ, यही पूछ लूंगा कि सर ये फार्मूला शीट में नहीं गिवन। हाँ उसमें सर ने क्लास में कहा था ना डिजाइन ऑफ वीयर आएगा, तो डिजाइन ऑफ वीयर तो शुरू ही से हो रहा है, उससे पहले तो प्री कैलकुलेशन थी। हाँ, जो आज ये सर ने लास्ट में कहा था 13 नंबर का क्वेश्चन, तो आई थिंक यही से आएगा, हाँ यही क्वेश्चन। तो यही से आएगा, क्योंकि ये इतना लंबा है 30 का बनता ही सर ये, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अच्छा पूछ नहीं क्या अब पता ना ही हो। अब हमारे पास ना देखो, हम अभी डिजाइन शुरू कर चुके हैं और डिजाइन के अंदर हमने वियर वॉल डिजाइन कर लिया। अब हम अगले स्टेप के अंदर ना जो नीचे फ्लोर्स वगैरह हैं उनको डिजाइन करें, उसके पहले पहले हमने क्रीप लेंथ फाइंड की सीएचएस से, एचएस की वैल्यू 6.5 है, सी की वैल्यू क्या है 12 टेबल से ले ली, क्रीप लेंथ आ गई 78 मीटर्स। अब अगला स्टेप आपके पास है, आपने इनमें से फाइंड करनी है कौन सी आपके लिए वैलिड है। अब फॉर वियर्स हैविंग क्रैश शटर्स, फॉर वियर्स हैविंग नो क्रैश शटर, हमने तो पूरा क्रैश शटर का डिजाइन किया, तो हमारे पास पहली इक्वेशन वैलिड है, ठीक है, ये वाली जो ऊपर वाली है। तो इसी इक्वेशन में हम आ गए, सी की वैल्यू 12 है, एच एस की वैल्यू 6.5 है, यहाँ से एल वन आ गया, एल वन क्या है 19 लीटर्स। अब 19 लीटर्स आपके पास क्या है, ये डाउन स्ट्रीम इम्परवियस एफएन की वो है लेंथ, ठीक है, डाउन स्ट्रीम इम्परवियस एफएन की। इम्परवियस एफएन डाउन स्ट्रीम कौन सा बनता है, ये बनता है, ठीक है। तो 7 6 13, 13 6 19, 13 6 6 7 19, तो ये हमने फाइंड कर लिया इस फॉर्मूले से, डाउन स्ट्रीम पे इम्परवियस एप्रन की लेंथ 19 मीटर। अब अगले स्टेप में क्या करना है, अप स्ट्रीम पे इम्परवियस एप्रन की फाइंड करनी है लेंथ। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो हमने हमें पता है हमारे पास टोटल क्रीप लेंथ कितनी है 78 मीटर है, ठीक है। हमारे पास दोनों फाइल्स की डेप्थ है बड़ी, राइट,
और हमारे पास बीच में डिस्टेंस भी है कितना बन रहा है, विड्थ कितनी है आपके स्ट्रक्चर की। तो अब हम इन सबको रीअरेंज करके फाइंड नहीं कर सकते अपस्ट्रीम पे जो आपके पास इम्परवियस एप्रेन है वो कैसे होगा। आप फॉर इंस्टेंस इस एल को एक साइड पे कंसिडर करो, सारा उस साइड पे ले आओ। L1 प्लस L2 एप्रेंस की लेंथ प्लस बी जो आपके पास बीच में बन रही है प्लस 2D1 प्लस D2, और बी आपके पास क्या है, बॉटम बिट। यानी देखो कहने का मकसद ये है, ये प्लस ये प्लस 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 ये टोटल क्रीप लेंथ यही होगी ना। ऑब्वियसली इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई है, ये वैल्यू भी आ गई है, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, और हमें टोटल क्रीप लेंथ भी पता है। जब सारी चीजें पता है सिर्फ एक अननोन ये है, पूरी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया अपस्ट्रीम इम्परवियस एप्रेन की लेंथ। वो हमारे पास कितनी आ गई है, 33 मीटर्स। ठीक है, तो ये आपने सिर्फ सेंस चेक लगाना है, इस पे सारे ऐड होनी चाहिए आपस में। तो ठीक है, अच्छा इधर से हम, हाँ ये 33 मीटर्स हमने फाइंड कर लिया अपस्ट्रीम इम्परवियस एप्रेन। अब आपने अपस्ट्रीम इम्परवियस एप्रेन फाइंड कर लिया, डाउनस्ट्रीम इम्परवियस एप्रेन फाइंड कर दिया। अब हमने डाउनस्ट्रीम पे टोटल एप्रेन की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो टोटल एप्रेन की लेंथ का फॉर्मूला क्या है डाउनस्ट्रीम पे, दो फॉर्मूला है उसके लिए, एक है क्रैश हेटर्स का, एक क्रैश हेटर्स के बगैर का। तो हमने क्रैश हेटर्स वाला करना है, ऊपर वाला फॉर्मूला है L2 प्लस L3 इज इक्वल टू 18C डॉट क्यूओ 75 वाला, डॉट क्यूओ 75 वाला। एच कितना 6.5 है, क्यूएस सोल्यूशन में फाइंड किया 7.5 है, सी की वैल्यू बता तो हमारे पास L3 आ गया 54 मीटर्स। अब 54 मीटर्स के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूडेड है। 54 मीटर्स के अंदर एक तो जो आपने डाउन स्ट्रीम टेम्पर में से फाइंड किया है 19 मीटर का, ये इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके अलावा क्या इंक्लूडेड है, इसके अलावा आपके पास एक इन्वर्टेड फिल्टर इंक्लूडेड है, और एक आपके पास ये इंक्लूडेड है, क्या नाम है इसका, लॉन्चिंग एप्रेन। ठीक है, तो ये जो दूसरा फॉर्मूला है ना आपके पास, पहला फॉर्मूला जो है ये वाला फॉर्मूला, ये तो आपको सिर्फ ये वाला डिस्टेंस दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ठीक है, इधर तक। और जो दूसरा फॉर्मूला आपके पास है ये वाला ऊपर वाला जो है, ये आपको यहाँ से लेके ना, यहाँ से लेके एंड तक का डिस्टेंस दे रहा है। ठीक है, तो जब हम पूरे में से ये वाला माइनस कर देंगे तो इन दोनों का आ नहीं जाएगा। ठीक है, वही आ जाएगा। तुम्हारे पास किसकी इक्वल आया है, 35 मीटर्स। ठीक है, 54 टोटल है, पहले वाला कितना था, 19 था, तो 54 माइनस 19 35। अब 35 के अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, फिल्टर भी आएगा और लॉन्चिंग एप्रेन भी आएगा। अब डाउन स्ट्रीम पे ना आपके पास मिनिमम लेंथ ऑफ इन्वर्टेड फिल्टर के लिए एक रीजनेबल एजम्पशन क्या होती है, 1.5 टाइम्स D2। D2 क्या है, डाउन स्ट्रीम पे पाइल की डेप्थ। डाउन स्ट्रीम पे पाइल की डेप्थ हमने यहाँ पे फाइंड की थी ऊपर स्टेप नंबर 6 के अंदर। हमारे पास 278 मीटर्स आया था, किधर है, वो वाला 278 मीटर्स हमें गिवन था। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, और 271 मीटर इसका आया था। तो 278 माइनस 271 कितना बनता है, 7 मीटर्स बनता है। तो डाउन स्ट्रीम पे पाइप की डेप्थ कितनी है, 7 मीटर्स है। ओके, तो 7 मीटर्स हमारे पास यहाँ से है। ठीक है, तो 1.5 टाइम्स 7 10.5 मीटर। तो 10.5 मीटर जो है ना वो आपके पास है इस फिल्टर की लेंथ। ठीक है, ये वाली लेंथ, ये 10.5 मीटर है मिनिमम लेंथ उसकी। ठीक है, इसी तरह लॉन्चिंग एप्रन जो है इसके आगे बना हुआ है, ये इसकी मिनिमम लेंथ कितनी है, इसकी मिनिमम लेंथ आपके पास है 2.5 टाइम्स D2। ठीक है, ये रीजनेबल एक फॉर्मूला है। तो D2 क्या 7 है, 17.5। अब इन दोनों का हम सम करें 28 मीटर बनता है। 28 मीटर मिनिमम लेंथ बन रही है, जबकि देनी कितनी थी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 35 मीटर। तो अब 28 को 35 में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हम लॉन्चिंग एप्रन 17.5 पे दे रहे हैं, और जो आपके पास इन्वर्टेड फिल्टर था उसको 10.5 बना है, उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं टू मीट द डिमांड। तो अब पहले 10.5 और 17.5 था, हमने 35 मीटर पूरा करने के लिए 17.5 कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास लॉन्चिंग एप्रन की लेंथ भी आ गई, हमारे पास फिल्टर की लेंथ भी आ गई है। अब फिर हम कहते हैं कि हम जो फिल्टर है ना उसको 1 मीटर थिक ब्लॉक स्टोन्स का बना रहे हैं, और उसको हम प्लेस इसके ऊपर करेंगे 60 सेंटीमीटर। तो ये स्टेटमेंट रख लेना, या इसको कोई ऑल्टरनेटिव आपके पास है तो वो देख लेना। ठीक है, ये हमने कर लिया, उसकी थिकनेस निकाल ली, हमने लेंथ भी निकाल ली है, हमने उसकी थिकनेस भी निकाल ली है। अब एक और सवाल है, अब हमने लॉन्चिंग एप्रन आपके पास स्टोन्स को रिलीज करेगा नीचे की तरफ, तो वो एक स्लोपिंग पाथ होता है।
तो हमने लेंथ ऑफ लॉन्चिंग एप्रन को स्लोपिंग पाथ पे निकालनी है, ठीक है। और स्लोप हम कितनी ज्यूम करें, हम 3:1 ले रहे हैं, ठीक है। 3:1 हमने एजम्पशन किया है लॉन्चिंग एप्रन की स्लोप है। तो 3:1 में आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √10 आ गया। अगर फॉर इंस्टेंस हम 2:1 करते तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √5 होता है, ठीक है। तो हमने चूंकि 3:1 लिए तो √10 d2, ठीक है। d2 क्या 7 है, तो हमारे पास 22 मीटर्स आ गया। अब ये लेंथ ऑफ लॉन्चिंग एप्रन है 3:1 स्लोप पे, जो कि 22 मीटर आई है। अब हम कहते हैं कि हम लॉन्च पोजीशन के अंदर ना बाई स्टैंडर्ड 1 मीटर थिकनेस ले लेते हैं, और पर मीटर लेंथ ऑफ वियर है। तुम्हारे पास कितना एरिया हो गया, 22 इंटू 1 22 मीटर क्यूब हो गया। हमारे पास इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी थी, 17.5 मीटर थी। तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास 1.3 मीटर थिकनेस आ जाएगी। तो मैं रिपीट करता हूँ, हमने पहले पहले फिल्टर और लॉन्चिंग एप्रन की टोटल लेंथ फाइंड की, जो कि 35 मीटर आ गई। 35 मीटर को हमने इन दो फॉर्मूलों के मुताबिक मिनिमम लेंथ निकाली, फिर देखा उनकी समेशन 35 से कितना डिफर करी है, उसके मुताबिक हमने एडजस्टमेंट कर दी लेंथ के अंदर। फिर हमने मटेरियल स्पेसिफाई कर दिया फिल्टर का। उसके बाद हमने फिर लेंथ ऑफ लॉन्चिंग एप्रन ली, इस पे स्लोप पे ली। अब देखो अपने डिजाइन जो करना है लॉन्चिंग एप्रन में फिल्टर का, आपको दो चीज चाहिए दोनों के लिए, एक थिकनेस चाहिए उनकी, एक लेंथ चाहिए। तो हमने पहले पहले तो फाइंड करी थी दोनों की कंबाइंड लेंथ। उससे हमने मिनिमम इंडिविजुअल लेंथ फाइंड की, उनकी समेशन की, उसका 35 से डिफरेंस किया। फिर हमने डिफरेंस पूरा करने के लिए दोनों को लेंथ दे दी। अब हमने 17.5 मीटर लेंथ किसको दी है, फिल्टर को। और फिल्टर की थिकनेस हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है, तो फिल्टर का डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने अब एप्रन का डिजाइन करना है, ठीक है। तो एप्रन की हमने लेंथ निकाली है, कितनी आई है, 17.5 मीटर आई है। अब एप्रन की थिकनेस चाहिए हमें। एप्रन की थिकनेस के लिए आप पहले स्लोप देखोगे कितनी है। उस स्लोप के फॉर्मूले से आप यहाँ पे ये टर्म निकालोगे 22 मीटर। 1 मीटर इंटू 1 मीटर आपने स्टैंडर्ड ले लेना है, उनको मल्टीप्लाई करोगे 22 मीटर क्यों बन जाएगा। 22 को आप 17.5 पे डिवाइड करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, आपके पास 1.3 मीटर डेप्थ आ जाएगी। इसको इंक्रीज कर दो टू द नियरेस्ट 5 के मल्टीपल मेरा ख्याल है, तो 1.5 मीटर थिक लॉन्चिंग एप्रन आ गया। तो हमने इन्वर्टेड फिल्टर की लेंथ और थिकनेस निकाली, हमने लॉन्चिंग एप्रन की लेंथ और थिकनेस निकाली, ठीक है। तो ये हमने अपना क्या कर लिया, डाउन स्ट्रीम का डिजाइन कंप्लीट कर लिया। डाउन स्ट्रीम हमने इन्वर्टेड फिल्टर भी बना लिया, डाउन स्ट्रीम पे हमने लॉन्चिंग एप्रन भी बना लिया। अब सिर्फ डाउन स्ट्रीम पे हमारे पास क्या रह गया है, फ्लोर की थिकनेस रह गई, ठीक है। फ्लोर की थिकनेस निकालनी है, लेकिन वो निकालने से पहले हम अपस्ट्रीम पे भी ये जो हमने फाइंड किया है लॉन्चिंग एप्रन, जैसे डाउनस्ट्रीम फाइंड किया, अपस्ट्रीम पे ये फाइंड कर लेंगे और ब्लॉक प्रोटेक्शन भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब अगला स्टेप हमारा ये है। अच्छा, तो किधर गया फॉर्मूला इसका, ये गया है, ठीक है। अब हम आगे अपस्ट्रीम ब्लॉक पोटेंशियल लॉन्चिंग एप्रन पे। अब D1 यहाँ पे 2 मीटर है, पाइल की डेप्थ है। उधर 278 माइनस 271 था, इधर मेरा ख्याल है 278 माइनस 276 था। तो अपस्ट्रीम का बस, अपस्ट्रीम का पाइल की डेप्थ कितनी है, 2 मीटर है। हाँ ये देखो, ये 278 माइनस 276 2 मीटर, तो ये डाउन स्ट्रीम, सॉरी अपस्ट्रीम पे पाइल की डेप्थ है। तो हमने जब डाउन स्ट्रीम पे फिल्टर और एप्रन का डिजाइन किया तो हमने डाउन स्ट्रीम पाइल की डेप्थ थी। अब अपस्ट्रीम पे हम एप्रन और प्रोटेक्शन का डिजाइन करें तो हम अपस्ट्रीम पाइल की डेप्थ लेंगे, जो कि 2 मीटर है, ठीक है। अब ब्लॉक प्रोटेक्शन की लेंथ हमारे पास किसकी इक्वल होती है, 1 × D1। जैसे हमने वहां पे इन्वर्टेड फिल्टर को 1.5 × D2 किया था ना, यहाँ पे हम इसको 1 × D1 करते हैं, तो वो 2 मीटर आ गई। मैंने क्या कहा था, इनका डिजाइन कैसा होता है, एक इनकी लेंथ निकालनी होती है, एक इनकी डेप्थ निकालनी होती है, थिकनेस, ठीक है। लेंथ इसकी कितनी आ गई, 2 मीटर आ गई। थिकनेस आपको स्पेसिफाई करते हैं, मैं 1 मीटर थिक दूंगा, ठीक है। 0.5 मीटर थिक ग्रेड स्टोन्स के ऊपर, ये स्टेटमेंट याद कर लेना, इसके कोई ऑल्टरनेटिव, ठीक है। तो अपस्ट्रीम ब्लॉक प्रोटेक्शन का आपके पास डिजाइन कंप्लीट, आपने उसकी डेप्थ भी फाइंड कर ली है, आपने उसकी थिकनेस भी स्पेसिफाई कर दी है, तो अपस्ट्रीम ब्लॉक प्रोटेक्शन कंप्लीट। अब लॉन्चिंग एप्रन करना है, सेम वही काम करेंगे, 3:1 लिया तो √10 D1, इस बार D1 है इंस्टेड ऑफ D2, ठीक है। और 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम 1 मीटर थिकनेस स्टैंडर्ड ले रहे हैं, जैसे वहां पे हमने 22 × 1 × 1 किया था ना, यहाँ पे हम 10 D1 का जो आंसर आएगा इंटू 1 × 1 6.28 मीटर क्यूब, ठीक है। तो जैसे वहां पे 22 मीटर क्यूब आया था और उसको हमने डिवाइड कर दिया था बाय द लेंथ, यहाँ पे हमारे पास 6.12 मीटर क्यूब आया है, उसको डिवाइड कर दिया बाय द लेंथ। लेंथ किसकी इक्वल है, वहां पे लेंथ का हमने फॉर्मूला लिया था 2.5 टाइम्स D2, यहाँ पे लेंथ का फॉर्मूला है 2 टाइम्स D2, 2 टाइम्स D2, ठीक है। तो मैं अब इन दोनों को डिवाइड किया, आपके पास डेप्थ आ गई। तो 4 कंपोनेंट्स हैं, एक ब्लॉक प्रोटेक्शन है, एक अपस्ट्रीम लॉन्चिंग एप्रन है, एक इन्वर्टेड फिल्टर है, एक डाउनस्ट्रीम लॉन्चिंग एप्रन है। इन चारों की लेंथ निकालनी है, इन चारों की थिकनेसेस निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला कुछ है, 1.5 टाइम्स D2, 2.5 टाइम्स D2 मिनिमम लेंथ के लिए, 1 टाइम्स D1, 2 टाइम्स D2, ठीक है। ये लेंथ यहाँ से मिनिमम आ जाएंगी। अब डाउन स्ट्रीम पे एडजस्टमेंट करनी थी, अपस्ट्रीम पे एडजस्टमेंट नहीं करनी,
उसके बाद आपने थिकनेसेस देनी है, ब्लॉकस्टोन और फिल्टर की आप एक स्टेटमेंट लिख दोगे जेनेरिक सी, और एप्रन लॉन्चिंग एप्रन की थिकनेस के लिए आप स्लोप के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला देखोगे कौन सा बन रहा है, ठीक है। उसको 1:1 पे लोगे तो मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा, उस मीटर क्यूब वाले आंसर को आप उसकी लेंथ पे डिवाइड करोगे तो आपके पास उसकी थिकनेस आ जाएगी। तो हमारे पास डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम पे ब्लॉक प्रोटेक्शन, लॉन्चिंग एप्रन, दोनों लॉन्चिंग एप्रन हो गए, ब्लॉक प्रोटेक्शन हो गई, और आपके पास क्या कहते हैं वो हो गई, क्या कहते हैं इसको, वो लॉन्चिंग एप्रन डाउनस्ट्रीम पे, लॉन्चिंग एप्रन अपस्ट्रीम पे, ब्लॉक प्रोटेक्शन अपस्ट्रीम पे, इन्वर्टर फिल्टर डाउनस्ट्रीम पे। तो ये हमने कर लिया। अब आखिरी स्टेप क्या रह गया, अब हम क्या क्या डिजाइन कर चुके हैं अभी तक। हम डिजाइन कर चुके हैं रियर की वॉल, वेस्ट शटर, इन्वर्टेड फिल्टर, लॉन्चिंग एप्रन, ब्लॉक प्रोटेक्शन, लॉन्चिंग एप्रन। अब सिर्फ ये रह गई है थिकनेस ऑफ फ्लोर। अब थिकनेस ऑफ फ्लोर के लिए हम ब्लाइस थ्योरी पे जाएंगे जो हमने की थी। ब्लाइस थ्योरी हमने क्या इस्तेमाल की थी, ये जो हमने इस एग्जांपल में की थी। इस एग्जांपल में हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे थिकनेसेस फाइंड की थी ना, इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया था, ठीक है। उसको इस फार्मूले में प्लग इन किया था, वहाँ पे थिकनेस आ गई थी। तो सेम वही काम करना है यहाँ पे, आपने उसी तरीके से थिकनेस फाइंड करनी है। मैं ये नहीं करवा रहा क्योंकि हमने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है। आप थिकनेस फाइंड किस पॉइंट पे करनी है, जैसे वहाँ पे तो उन्होंने पॉइंट्स गिवन थे ना, उन्होंने कहा था पहले ए पे फाइंड करो, फिर बी पे फाइंड करो, फिर सी पे फाइंड करो। यहाँ पे आपने खुद डिसाइड करनी है किस किस डिस्टेंस पे आप थिकनेस फाइंड करोगे। तो वो हमने क्या कहते हैं कैसे डिसाइड किया, जैसे जैन ने बताया था आपके पास, यहाँ पे हमारे पास मिनिमम थिकनेस चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉन्ड का डाउनवर्ड प्रेशर है, तो यहाँ पे हम इसे मिनिमम नॉमिनल थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। वो हम कितनी दे रहे हैं, हम 1 मीटर दे रहे हैं, ठीक है। तो अपस्ट्रीम साइड पे हमने 1 मीटर डेप्थ दे दी। अब 1 मीटर थिकनेस हमारे पास अपस्ट्रीम पे है। अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास हेड लॉस आएगा, हेड लॉस के थिकनेस कम होती जाएगी। तो पहले हमने पॉइंट ए पे फाइंड किया, फिर हमने पॉइंट बी पे फाइंड किया, फिर पॉइंट सी पे फाइंड किया। हमने पॉइंट्स कहाँ कहाँ लिए हैं, हमने देखो पॉइंट्स लिए हैं। पहले हमने इस एंड से 6 मीटर तक एक थिकनेस ली है, फिर अगले 6 मीटर के लिए थिकनेस ली है, यानी पॉइंट ए यहाँ पे था, पॉइंट बी यहाँ पे था, पॉइंट सी यहाँ पे था, पॉइंट डी यहाँ पे था, ठीक है। तो मैं अब ये नहीं करवा रहा, ये बिल्कुल वैसे करना है जैसे यहाँ पे किया था, सेम वे फॉर्मूले फॉलो होंगे जो इस एग्जाम्पल में थे, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और आपने थिकनेस फाइंड कर लेंगे। तो यूं हमने एक नॉमिनल थिकनेस प्रोवाइड कर दी अपस्ट्रीम साइड पे जो कि 1 मीटर ले ली। हमने डिफरेंट पॉइंट्स एज्यूम किए, उन पॉइंट्स पे अनबैलेंस हेड फाइंड किया, अनबैलेंस हेड के इस्तेमाल करते हुए हमने थिकनेस फाइंड कर ली। तो अपस्ट्रीम पे 1 मीटर नॉमिनल थिकनेस, यहाँ पे वेरिंग थिकनेस जैसे जैसे आगे जाओगे कम होती जाएगी, ठीक है। आपने पॉइंट डिस्टेंसेस खुद सेलेक्ट करने हैं, या देख लेना यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन भी शायद लिखी हुई हो कि 6, 6 और 7 ही क्यों लिया है, लेकिन रीजनेबल है। अगर 19 मीटर का है तो 3 इक्वल ले लो, 6, 6, 12, 7, 19, ठीक है, इस तरह ले लो। और यहाँ पे 1 मीटर था, यहाँ पे आपके पास डेप्थ ज्यादा है तो इनको स्लोपिंग फैशन में कनेक्ट कर देना। तो यहाँ पे ये था इस तरह लंबा, यहाँ पे आपको इस तरह था, इनको एक स्लोप के थ्रू कनेक्ट कर देना। तो जो हमने रियर वॉल डिजाइन कर ली, क्रैशर डिजाइन कर लिया, ब्लॉक प्रोटेक्शन डिजाइन कर लिया, इन्वर्टर डिजाइन कर लिया, दोनों लॉन्चिंग एप्रन्स डिजाइन कर लिए। हमने डाउनस्ट्रीम पे इम्परवियस फ्लोर की डिफरेंट थिकनेसेस फाइंड कर ली, अपस्ट्रीम में नॉमिनल थिकनेस फाइंड कर ली, और उनको स्लोपिंग मैकेनिज्म के थ्रू हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा वर्टिकल ड्रॉप वियर का डिजाइन कंप्लीट है, और ये हमारा सिलेबस जहाँ तक मेरा ख्याल है कंप्लीट है। और कोई न्यूमेरिकल हुआ तो बता देना, लेकिन मेरे नजदीक यही मेजर न्यूमेरिकल्स हैं जो हमारे सिलेबस में है, जो हम इख्तिताम पजीर हुए। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अब मेरी भी बस हुई है यार ये लेक्चर जल्दी से। 9 है ना? क्या लेक्चर 9 है ना? ये? हाँ। हाँ नहीं नहीं तो तो 14 तक कराए हैं सर ने। क्या 14 तो सैलिनिटी वाटर लॉगिंग, उसको निकाल दो, 13 तक पीछे रह गए ना। मेरा नहीं ख्याल में न्यूमेरिकल में, है? मेरा नहीं ख्याल में न्यूमेरिकल में। सर कह तो रहते हैं कि कह रहे थे थ्योरी नहीं है, लेकिन उसमें से बनाऊंगा मैं, कह नहीं रहे थे। तो अब मतलब अब बन क्या सकते हैं। जो बनाएंगे मैं कैसे मुझे पता क्या बनाएंगे, वो तैयारी नहीं नहीं, करता वो उसमें जो है। उसमें कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई होंगी मे बी। पता नहीं यार, चलो इसमें देख मुझे लेना, आइडिया नहीं, मैंने देख ये लेना, उसको प्रिपेयर चेक कर लेना। अब किया करते अभी हैं। जो आते थे तुम्हें, ये तो सारे हो गए ना? हाँ सारा हो गया, अब इसको अपलोड कर दो जल्दी से। ओ भाई। अब ये ना कहना सुबह अपलोड करो, अभी अपलोड करो, आगे तो काफी लोग भाई मांग रहे हैं। तू इस तुझे मैं भेज देता हूँ, तू कर